सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अब एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्टडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और नॉट जस्ट द लाइन बाय लाइन, रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे। जो भी वर्ड दे रखा है उसका मीनिंग क्या है, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द फिज़िक्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी। वी आर ट्राइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस सीरीज़ का स्पेशल फोकस यही रहेगा, वी आर गोइंग टू कवर अप ओनली एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के पीछे के जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चन हैं केवल हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक और हमारी जो सीरीज़ चल रही है फिज़िक्स की, दैट इज़ अ 300 लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी। उसमें आई एम पुटिंग अक्रॉस अ वीडियो एवरी डे। अभी तक हमारे 45 वीडियोस में डाल चुका हूँ, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक हो चुका है उसमें। सो मोर वीडियोस आर गोइंग टू कम। तो उस सीरीज़ में वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। वी आर कवरिंग द इरोडोव ऑल्सो देयर। सो that is especially focused for JEE and NEET and JEE advanced level of aspirants। और वो वाला वी आर कवरिंग अप नॉट जस्ट द एनसीईआरटी और बियॉन्ड एनसीईआरटी जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, दैट इज़ ऑल्सो वी आर कवरिंग, दैट इज़ टू कवर अप द कंप्लीट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये वाला जो फोकस है इसमें केवल हमारा फोकस रहेगा केवल एनसीईआरटी पढ़ने का, उसके अलावा कुछ नहीं। एनसीईआरटी के अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं आई एम ट्राइंग टू एलेबरेट दैट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज फिनोमिनास। ठीक है, एट द बेस्ट आई कुड एबल टू डू। तो वो सब इस सीरीज़ में हम लोग वो करेंगे और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्कोप ऑफ दिस सीरीज़। और अगर आपको देखना है इन डिटेल्स कोई भी फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट और रिलेटेड क्वेश्चंस और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन गो टू माय अदर सीरीज़ विच इज़ गोइंग ऑन 300 लेक्चर सीरीज़, यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़। एनसीईआरटी सीरीज़ में पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अ फिजिकल वर्ड। एक्चुअली आई थिंक द न्यू एनसीईआरटी में वाला लेक्चर हटा दिया गया है, बट फॉर मी पर्सनल ओपिनियन ये है कि दिस चैप्टर इज़ रियली गुड चैप्टर। इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ क्यूरोसिटी इनटू यू कि आपको फिज़िक्स क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, सो क्योंकि आप किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म तभी रह सकते हैं जब आपका एक वाई स्ट्रॉन्ग हो कि आपको वो क्यों करना है, तभी आप उस चीज़ में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, तभी आपका बर्नआउट कम होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है ये वाला चैप्टर जो है ना थोड़ा बेस, इट विल सेट अक्रॉस अ फंडामेंटल बेस फॉर यू। ठीक है, तो अगर ये वाला चैप्टर आप अपने ढंग से देख लिया, बट ये अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो हेयर एंड देयर चीज़ें दे रखी हैं। तो बिकॉज 10th के बाद हम लोग एकदम 11th में आए हैं तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती, तो इसलिए वाला चैप्टर फर्स्ट थिंग इज़ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि चीज़ें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया 10th से 11th में, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वी यूजुअली अवॉइड दिस चैप्टर। बट अगर आप मेरी माने तो दिस चैप्टर इज़ लाइक रियली गुड चैप्टर। बहुत अच्छे ढंग से लिखा, बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें दे रखी हैं इसमें। लिखा उस तरीके से नहीं है, एक रिलेशन नहीं बना रखा, बट अच्छे ढंग से उसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं इस चैप्टर में। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट इसी चैप्टर से करेंगे। तो इस चैप्टर में एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि इस चैप्टर में ना बिकॉज इतने साइंटिफिक प्रिंसिपल दे रखे हैं, इतनी डिस्कवरीज दे रखी हैं, इतने इतने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इसी चैप्टर में, वी कैन नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इनटू द डीप डाइव मोड। तो हम लोग इस वाले चैप्टर में केवल एक शैलो डाइव लेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर से देखते हुए चलेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके डीप डाइव जब भी हम पर्टिकुलर लेक्चर हमारा आएगा एनसीईआरटी का या पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, तब हम उस वाले कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ शैलो डाइव, बहुत बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बन जाए उस टॉपिक में। इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो हम लोग तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला लेक्चर है हमारा फिजिकल वर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 फिजिकल वर्ड, एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी। हमारा जो स्कोप है आज के लेक्चर का, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी के कटआउट्स भी लगाए हुए हैं, एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनसीईआरटी, और उसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा मैं साथ के साथ। ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कोई और भी चीज़ें हैं, थोड़ा एक और लेवल मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट वो भी मैं इतना डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई जस्ट टेक द
आई जस्ट टेक द कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, ठीक है। उसके में डीप डाउन नहीं जाएंगे हम लोग। जब उस चैप्टर में आएगा हमारा और मुझे लगेगा कि हाँ इसको थोड़ा डीप डाउन करना है या फिर आप डीप डाउन देखना है ना, तो बेस्ट थिंग इज़ यू गो एंड चेक माई अदर लेक्चर सीरीज़। उसमें आई ट्राई टू डीप डाउन एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू द एग्जाम्पल, क्योंकि थ्योरी के साथ अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है। अभी क्या है, हम लोग एनसीईआरटी का हमारा जो इस सीरीज़ का फोकस है जस्ट द एनसीईआरटी, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो फिर भी आई ट्राई टू मैनेज के मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, इस चैप्टर में लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट ऐसे होंगे जो कि एकदम टर्न अराउंड होंगे 10th के बाद 11th में आके, और तो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द ईजी वे और विल नॉट डीप डाउन इनटू इट। हम लोग एक ऊपर का व्यू लेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है, आज हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिज़िक्स है, फिज़िक्स हाउ इट इज़ रिलेटेड विद क्यूरियोसिटी। एंड अगर क्यूरियोसिटी है तभी फिज़िक्स आएगी आप में, और आप में फिज़िक्स कितनी उतर रही है वो तभी पता लगेगा कि आप में क्यूरियोसिटी कितनी चल रही है। फिर हम सेकंड देखेंगे साइंटिफिक मेथड, कि फिज़िक्स फिज़िक्स इज़ ए साइंस, ठीक है। उसमें देयर इज़ अ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक वे होता है अनसाइंटिफिक मेथड होता है, और एक देयर इज अ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। हम लोग देखेंगे कि वो साइंटिफिक मेथड है क्या, और वो हमारे को देन हाउ इट प्रोसीड्स, ठीक है। और वो साइंटिफिक मेथड हर कोई क्यूरियोसिटी से कैसे जागता है, पहले हमारे में क्यूरियोसिटी आएगी तभी हम कुछ चीज़ देखेंगे, और फिर हम लोग उसके फर्दर साइंटिफिक मेथड देखेंगे। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो विल एक्सप्लेन द थिंग्स थ्रू द अनसाइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। फिर उस साइंटिफिक मेथड में उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमने कोई थ्योरी बना ली इन फिज़िक्स, वी मेड सर्टेन थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी को वी जस्ट फर्दर वेरीफाई और फाल्सीफाई दैट थ्योरी विद आवर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। या फिर हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक रैंडम, हमने जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज़ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन। हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमने कुछ फिनोमेना दिखा जिसकी वजह से वी डेवलप द थ्योरी, ठीक है। तो देयर इज़ अ इंटरप्ले बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, और थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, और थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंट इन द थ्योरी। या तो पहले थ्योरी डेवलप हो जाती है, फिर उस विद द इंट्यूशन और विद द लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। बिकॉज हम देखेंगे फिजिक्स के लॉज इतने यूनिवर्सल हैं, तो अगर आपको एक चीज़ दिखने लग जाएगी, यू कुड एबल टू डेवलप द थ्योरी रिलेटेड विद दैट। तो वो आप थ्योरी पहले ही दे देते हैं, बट उस पर आप अभी तक उसको फिजिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, वो ईयर्स ऑन जाके आगे प्रूव होता है। जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमने देखा था अभी रिसेंटली, और कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड देखा, वो हमने इट्स बीन थियोरेटिकली बीन गिवन लॉन्ग बैक, बट स्टिल नॉट प्रूव्ड। अभी भी आज के टाइम पे भी हम देखेंगे थियोरेटिकली स्ट्रिंग थ्योरी इज़ गोइंग ऑन, बट इट इज़ नॉट येट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, इट इज़ जस्ट अ थ्योरी राइट नाउ। सो अभी भी फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जस्ट थ्योरी होती है, बट दैट थ्योरी इज़ अ लॉजिकल थ्योरी, वो ऐसी नहीं है इलॉजिकल थ्योरी, दैट इज़ डिराइविंग फ्रॉम जो ऑलरेडी हमारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उसके बेसिस पे एक लॉजिकल गैस है, वो काइंड ऑफ अ लॉजिकल गैस है जिसके बेसिस पे आप कुछ चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। और फिर वो फ्यूचर में जाके जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, आपके पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, यू कुड एबल टू do the experiment and you could able to prove those theory. So there's a strong interplay between theory and observation that we are going to study. Then physics is the most fundamental science. Physics chemistry is just based on the physics only, physics के principle के ऊपर ही है, and biology is nothing but the chemistry, it's just the macro molecules only. So we'll see the interlinking between them, and then finally we'll see कि what is physics में। physics में दो important thrust रहते हैं, जब भी हमारा कोई physics का concept बनता है तो उसमें दो important thrust रहते हैं, unification and reductionism। तो हम लोग ये दोनों thrust देखेंगे physics के, ठीक है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है मेरा, स्कोप इस मैक्रो लेवल पे फिजिक्स, लाइक इन मैक्रो लेवल की फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो हमारी जो टेरेस्ट्रियल, जो हम लोग को टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए जो हम देख पाते हैं प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स हमारे को, सो उस लेवल, उस स्केल पे जो फिजिक्स लगती है वी कॉल इट अ मैक्रो फिजिक्स। तो माइक्रो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैकेनिक्स। दैन वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैक्रो, ठीक है। और फिर माइक्रो हम पढ़ेंगे एट अ लेवल ऑफ एटॉमिक स्केल, न्यूक्लियर स्केल, उसकी चीज़ों को हम लोग, बिकॉज यहाँ पे फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है। जब भी हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो फिजिक्स विल गेट चेंज। फिजिक्स के अंदर जो हम माइक्रो लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं जब हम माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। तो हमारे को एक नए कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, नई फिजिक्स बनानी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द
टू अंडरस्टैंड द कंस्टिट्यूएंट्स एट अ माइक्रो लेवल, लाइक एट अ एटॉमिक लेवल और एट अ न्यूक्लियर लेवल, ठीक है। तो हम उसके लिए हमारी जो नई फिजिक्स डेवलप हुई, दैट इज़ अ मॉडर्न एंड अ क्वांटम फिजिक्स, तो which is growing, which is in the growing phase right now. This is in the growing phase right now. तो अभी आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिवॉल्यूशन और द मॉडर्न टेक जब से आया है, तब से हमारी दिस सेट ऑफ फिजिक्स इज ऑन एडवांसमेंट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्साइटमेंट एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ग्रोथ इनटू द फिजिक्स। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो लेट्स गो। सो व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स में व्हाट इज़ फिजिक्स, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ह्यूमंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग इनटू कि आई वांटेड टू नो कि व्हाट होम डू यू से ह्यूमंस, ठीक है। सो इसमें सबसे पहली लाइन दी है, ह्यूमन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है तो यू विल नॉट बी ह्यूमन। जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को क्रिएट करती है, ह्यूमन और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज़ के ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन कैन आस्क क्वेश्चंस वाई, ह्यूमन वांट्स टू जो नॉट जस्ट वांट टू सी, दे वांट टू सी बियॉन्ड। कोई चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, यू वांटेड टू सी बियॉन्ड के वो उसके रीज़न क्या है उसके पीछे का, तो दैट क्यूरियोसिटी इट इज़ कमिंग इन द ह्यूमन्स ओनली, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन्स ओनली। बट वो क्यूरियोसिटी आती है, जो ह्यूमंस के अंदर वो क्यूरियोसिटी आती है, दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। क्यूरियोसिटी लाने के लिए भी हमारे को ईयर्स एंड ईयर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, तब हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी आई थी। ये जो हमारी फिजिक्स डेवलप हुई है, दैट इज़ हार्डली यू कैन से हार्डली 3000 और 3005 ईयर्स ओल्ड ओनली, तब से हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई है। वी कैन से 600 BC से ही हमारे को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, हम लोगों ने सोचना शुरू किया है, और हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड लिंकिंग अप द थिंग्स, वी हैव स्टार्टेड सीइंग द नेचुरल फिनोमिना, और उसको वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट इनटू क्यूरियोसिटी एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट इनटू थ्योरी। उससे पहले इट वाज नथिंग, उससे पहले कुछ भी नहीं था इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। बट उस क्यूरियोसिटी को लाने के लिए देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है, अगेन आई एम सेइंग इट टू यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाइसली in the human time scale. I have explained it nicely किस तरीके से वो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी जागती है. I have explained it there in my why physics lecture in our other 300 lecture series. आज के में I'm just going to give you a brief कि हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी आती है, किसी के अंदर भी जो क्यूरियोसिटी आएगी उसके लिए सबसे बेसिक चीज़, दो बेसिक चीज़ें रहेंगी. उसके भी चीज़ें आने के बाद कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी आए, ठीक है. हमने भी देखा होगा, इवन इफ़ यू सी कि आपके सामने इतनी चीज़ें हैं, आपको नहीं पता उसके आंसर. सपोज यू आर सीइंग दिस थिंग फ्रॉम योर टैबलेट और लैपटॉप और मोबाइल, यू डोंट नो हाउ द मोबाइल इज़ वर्किंग. आप टच करते हो, यू डोंट नो हाउ द टच इज़ वर्किंग. Many people doesn't even know कि how the rainbow has been formed. Many people doesn't even know कि how the rainfall is happening. What is this air circulation? How the clouds are moving? How the cloud form? Why the clouds is white in color? Why the sun is yellowish in the color in the morning and during the sunset? Why the sky is blue? So there are many phenomena which we never know, but हमें दिख जाता है, but we never wanted to go beyond that scene. ठीक है, हम बस देख लेते हैं, हम लोग उसके पीछे की क्यूरियोसिटी नहीं जान पाते. ठीक है, तो वही जो हम लोग देखने के बाद की जो हमारी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी आती है ना, मुझे जानना है, वो आती है, उसको कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल वाई. ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल वाई. बट वो इंटेलेक्चुअल वाई भी तभी आएगा, उसके पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं कि क्यों वो आता है. क्योंकि इंटेलेक्चुअल वाई ही न्यूटन के दिमाग में आया था जब वो एप्पल फॉल हुआ था. ठीक है, एप्पल तो सदियों से फॉल हो रहा है, क्योंकि किसी के दिमाग में वो इंटेलेक्चुअल वाई नहीं आया कि क्यों हो रहा है ये. ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल फॉल न्यूटन के दिमाग में आया, देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दैट. हमारे भी सामने इतनी चीज़ें हैं, we just see it as it is. We don't want it to go deep beyond into it. ठीक है, सो वो इंटेलेक्चुअल वाई के लिए हमारे को दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. वन इज़, अगर आपका पेट भरा हुआ है तभी आपको इंटेलेक्चुअल वाई आएगा. अगर आपका पेट खाली है तो वो क्यूरियोसिटी कभी नहीं आ सकती. ठीक है, बहुत ही रेयर होगा 1 in a million के जिसके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगी. बट सबसे जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, आपका पेट भरा होना चाहिए. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग योर फूड. ठीक है, आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है, तब आ सकती है. और एक जो सेकेंड लेवल ऑफ थिंग होती है कि यू शुड नॉट बी इन द डेंजर. ठीक है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि यू विल ऑलवेज फील डेंजरस, कि आपको कभी भी यू विल बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, यू विल बी किल्ड एनी टाइम. जैसे पुराने टाइम पे होता था, दे लिव इन द ओपन प्लेसेस, केव्स में रहते थे, तो एनिमल कैन हिट देम एनी टाइम. ठीक है, कैन हर्ट देम एनी टाइम. तो इन दैट केस देयर वाज ए कंटिन्यूस डेंजर. तो तभी उस टाइम पे इतनी क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप हुई. वो क्यूरियोसिटी तभी रिसेंट एजेस में आना डेवलप शुरू हुई कि हमारा जो एग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से फूड डेवलप हुआ. फिर हम सोसाइटीज़ में रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने डेंजर को अवॉइड करना शुरू कर दिया. उसके बाद ही हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जगनी शुरू हुई.
बट अगेन ये दोनों चीज़ें भी आ जाएंगी, आपके पास भी ये दोनों चीज़ें आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी हर किसी के दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं आती. एवरीवन डज नॉट वांट टू इंक्वायर. हम लोग देख लेते हैं चीज़ें, वी जस्ट सी द थिंग्स, बट वो क्यूरियोसिटी, वो जो इंटरनल इंक्वायरी होती है वो तभी भी नहीं आती. ठीक है, वो कब आती है वो इंटरनल इंक्वायरी? इट इज़ क्योंकि अभी भी हमने देखा होगा कि ये दोनों चीज़ें भी आने के बाद, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल वाई, नो वन नोस हाउ इट इज़ गोइंग टू कम. ठीक है, वो बस देर इज़ नो रीज़न कि वो इंटेलेक्चुअल वाई कैसे आता है. बट कुछ एक ही लोग हैं जिनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल वाई आता है. बाकी जो आधे से ज़्यादा लोग हैं, दे जस्ट सी द थिंग्स. ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो देखते ही नहीं है उसको. ठीक है, देख लिया बस, यू डोंट हैव टू प्रोसेस द थिंग इनटू द ब्रेन. ठीक है, आपने देख लिया और पास ऑन कर दिया. कुछ एक लोग होते हैं वो देख लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू गेट इनटू द वाई, तो उसके पीछे स्टोरीज बना लेते हैं. दे क्रिएट सम मिथ्स अराउंड इट, दे क्रिएट सम, ओके, सम मैजिकल पावर इज़ देयर. सो इफ़ यू सी द सन इज़ राइजिंग अप, तो दे इंस्टेड ऑफ नोइंग कि क्यों राइज कर रहा है, और द रेन इज़ हैपनिंग, तो इंस्टेड ऑफ नोइंग वाई द रेन इज़ हैपनिंग, सो वी क्रिएट अ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वी क्रिएट अ मिथ्स अराउंड इट कि ठीक है इस वजह से हो रही है, कि सम मैजिकल पावर इज़ देयर हियर एंड देयर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग. सो ऑल दिस मिथ्स इज़ बिन क्रिएटेड, बट उसको लॉजिकली देखना और उसको लॉजिकली वाई तक पहुंचना, दैट इज़ ऑल अ, इट इज़ ऑल अ साइंटिफिक एटीट्यूड, इट इज़ ऑल द साइंस. ठीक है, सो हमने इतना देख लिया. तो नाउ we that observation and inquiry, that so the once it is के आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास फूड आ गया एंड यू आर अवॉइडिंग द डेंजर, और आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल वाई है, देन यू हैव द क्यूरियोसिटी. आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग. ऑब्जर्विंग मतलब कि देखना ही नहीं, उसके पीछे की चीज़ें भी देखना, उसका रीज़न जानना. विल स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट द थिंग्स, विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट द थिंग्स, वाई इट इज़ हैपनिंग. देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द पैटर्न्स. ठीक है, सपोज यू सी डे एंड नाइट, एवरी डे एंड नाइट हो रहा है, आपको पता है आज के टाइम पे इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट थिंक ऑफ 2000 ईयर्स बैक, इफ इट्स अ डे एंड नाइट. अगर रेनफॉल हो रही है आपके लिए बहुत ईजी है आज के टाइम पे नॉर्मल रेनफॉल देखनी, बट थिंक ऑफ इट 2000 ईयर्स बैक रेनफॉल हो रही है, दे सी द पैटर्न कि आज इतनी तेज हमारा इतना हीट है एनवायरनमेंट में, इतना गर्म है एनवायरनमेंट, तो उस वजह से रेन हो रही है. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ पैटर्न, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप कि अगर आज इतने टाइम पीरियड के लिए इतना अगर आज मेरा क्लाउड बन रहा है, तो क्लाउड अगर ब्लैक क्लाउड है तो रेनफॉल होगी. तो वो सारे पैटर्न देख के रिलेशनशिप बनाने, धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाने शुरू कर दिए. बट अभी भी वो डिस्क्रिप्टिव था, अभी भी वो क्वालिटेटिव था कि अगर ऐसे होगा, अगर मेरे ब्लैक क्लाउड्स बनेंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रेन. ठीक है, अगर मेरा अगर इफ़ देर इज़ अ अगर आज का दिन बहुत गर्म है, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आज के द रेनफॉल इज़ गोइंग टू कम विद इन 1 और 2 डेज़. और पहले भी पास्ट में ऑब्जर्व किया था कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतना गर्म दिन है, और इस टाइम पीरियड में पिछले साल भी पिछले इस टाइम पीरियड में भी रेनफॉल हुई थी, तो दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ पैटर्न और रिलेशनशिप. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दे हैव स्टार्टेड. बट अभी तक जो भी था, इट इज़ नॉट बीन क्वान्टिफाइड. अभी उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में देना अभी तक नहीं होता है वो. अभी तक बस वो उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में, क्वालिटेटिव वे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, एक लॉजिक लगाना शुरू कर दिया. ठीक है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप. पहले तो आपने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके पीछे एक लॉजिकल गेस देने शुरू किए. ठीक है, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप. उसको एक आपने मिथ की तरह नहीं उसको नज़रअंदाज कर दिया कि कोई मैजिकल पावर है, आपने लॉजिकली उसको सोचना शुरू किया. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमारे देखो रखा है, नाइट स्काई विद इट्स इन द नाइट स्काई द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सीम्स ब्राइट. क्यों होता है नाइट स्काई में? पहली लाइन यहाँ पे लिखी गई है और यहाँ पे क्यूरियस वर्ड लिखा हो गया है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्यों होता है. सो इन द नाइट द लाइट इज़ नॉट देयर, सो देर इज़ जो हमारे को जो स्काई दिखता है, ब्लू दिखता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो जो हमारे को ब्लू स्काई दिखता है, अगर लाइट ही नहीं है तो द स्काई विल बी ब्लैक, और ब्लैक के कंट्रास्ट में हमारे को चीज़ें जो वाइट में होंगी वो ज़्यादा उभर के दिखेंगी. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे को ब्लू दिखता है. नाइट में हमारे को नाइट में लाइट होती नहीं है, तो देर इज़ नो स्कैटरिंग, तो जिसकी वजह से ब्लैक दिखता है हमारे को. सेकेंड थिंग इज repetition of day and night. What is the reason for repetition of day and night? It is a rotation of earth. Then we have the annual season. Why the annual season is happening? And annual season is happening, so annual season, it is also linked with the geography कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, latitude longitude पे डिपेंड करता है. so what is the main reason behind that? What is the fundamental reason? It is a revolution of earth around the sun and the tilting of the earth axis, कि अपनी जो एक्सिस पे रोटेट कर रही है वो भी टिल्ट होता है with some 21 degree something, वो टिल्ट भी होता है, and it is revolving around the sun. because of that we are having the annual seasons. eclipses क्यों होते हैं? It is a orientation of moon, sun and earth. Because of that the eclipses happen. Why the tides are happening? Tides क्यों हो रहे हैं? Tides are happening because of the gravitational pull by moon.
ऑन द ओशंस वोल्केनोज क्यों होते हैं? वोल्केनोज होते हैं बिकॉज ऑफ द मोल्टन लावा इज़ कमिंग आउट। अर्थ का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मोल्टन लावा होता है, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द क्रैक्स। और वो क्रैक्स क्यों होते हैं? दैट इज़ अगेन अ जोग्राफिकल थिंग, इट इज़ कॉल्ड अ टेक्टोनिक थ्योरी। सो यू विल स्टार्ट आस्किंग वाई देन वाई दिस रेनबोज आर कमिंग इन। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप के अंदर जाती है रिफ्रैक्ट करती है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है उसमें, फिर देन डिस्पर्शन होता है एंड देन रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाती है। सो दैट इज़ ऑल कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ हैपनिंग। देन अगेन द रेनबो यू कैन आस्क वाई ऑन द इफ़ यू आर सिटिंग ऑन इफ़ यू आर इन द प्लेन अर्थ पे, आप अगर आप अपनी अर्थ पे खड़े हुए हैं तो आपको रेनबो आधा दिखता है, उसका आधा कोन दिखाई देता है, पूरा सर्कल नहीं दिखता। बट इफ़ यू आर एट द हाइट, अगर आप प्लेन में बैठे हो, अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको पूरा सर्कल रेनबो दिख सकता है। तो यू नीड टू आस्क वाई इट इज़ दिस हैपनिंग। सो ऑल दिस वाई इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग अ, जितना आपके अंदर वाई उतर रहा है उतने अंदर आपके अंदर फिजिक्स उतर रही है। ठीक है, फिजिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स वाई इफ़ समहाउ इन फ्यूचर I could able to tell you my story कि how I got into the physics despite having a lucrative career in corporate and government also, but still I wanted to come into this. It is because of कि मेरे को this why is always just pinching me. तो इसलिए the first thing is I have started teaching this physics. So anyways, physics is again we have seen it here. So इट इज़ टू जनरेट अ इंटेलेक्चुअल वाई इनसाइड यू। और वो इंटेलेक्चुअल वाई आप जितना जितना फिजिक्स में उतरते जाओगे ना, आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इसलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट, दैट्स वाई फिजिक्स इज़ सो इंपॉर्टेंट। आपके जो एक्सटर्नल वर्ड चल रहा है आपके बाहर का ना, नॉट द इंटरनल वर्ड के बारे में आपको फिलॉसफी बताएगी। जो एक्सटर्नल वर्ड आपके अराउंड में चल रहा है ना, उसका सारे आंसर आपको फिजिक्स देगा और कोई नहीं, और साइंस देगा और कोई आंसर नहीं दे सकता उसके। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग इज़ के अर्ली जैसे हमने ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, और उसमें पैटर्न और रिलेशनशिप निकालने के लिए यू नीड टू हैव दे हैव बिल्ड अप द टूल्स। अब नेक्स्ट लेवल पे चलना शुरू किया आपने, लॉजिकल गेस किया, और फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे। अभी स्टार्टिंग में कैसे आपने ऑब्जर्व किया, थ्रू योर आइज़, ईयर और टच। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ टूल्स थे आपने। फिर आपने डेवलप करने शुरू करिए, सन डायल स्टार्ट किया, वाटर क्लॉक स्टार्ट किया, बैलेंसिंग स्केल स्टार्ट किया आपने बनाने। ठीक है, फिर थर्ड लेवल ऑफ टूल्स में आए जो कि 16th-17th सेंचुरी में टेलीस्कोप बनाया आपने, माइक्रोस्कोप बनाया टू सी द थिंग्स बियॉन्ड। ठीक है, नॉट जस्ट सी द थिंग, टू सी द थिंग्स बियॉन्ड। बैरोमीटर्स बनाए, पेंडुलम बनाए। सो दीज आर द टूल्स यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग। ठीक है, टू न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद द नेचर। then the science it's been tell it is the major meaning, meaning of it it's to know. In the Sanskrit it's called Vigyan, and in the Arabic it's called ilm. ठीक है, then it's been given here कि ancient में, early civilization में हाउ द साइंस हैज़ बीन डेवलप्ड इन अर्ली सिविलाइजेशन। इजिप्ट में कैसे डेवलप हुआ, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, चाइना में कैसे डेवलप हुआ, मेसोपोटामिया में कैसे, ग्रीस में कैसे। तो बेसिक जो हमारा इंडिया के टाइम पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। इफ़ यू सी हमारे लिटरेरी रिसोर्सेज हैं इन द ऋग्वेद एंड ऑल, वी हैव सीन सर्टेन थिंग्स के दैट शोज़ के देयर वाज अ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। हमारे पास नॉलेज थी, वी डोंट हैव द मटेरियल रिसोर्सेज टू बिल्ड अप द टेक्नोलॉजी, बट वी वर हैविंग द नॉलेज अबाउट द थिंग्स। ठीक है, जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, वी वर हैविंग द नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, जो मेजर जो हमारे को हम जो पढ़ते हैं दैट हैपन इन द ग्रीस। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स थे, दे हैव स्टार्टेड, सो फिजिक्स स्टार्टेड फ्रॉम द फिलोसफी ओनली। ठीक है, जब वाई जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल वाई, दैट इज़ अ फिलोसफी। तो फिजिक्स के जो अर्ली जो डिस्कवरर्स थे उनको फिलोसफर्स ही बोला जाता है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो था इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया में, दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, they have started wanted to know the reason with a logical thing, but the reason was the logic was the theological logic. ठीक है, they try to link it with some theology starting में इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। बट इजिप्ट के अंदर भी हमने देखा होगा, वी हैव सीन कि नाइल फ्लडिंग होती थी कंटिन्यूसली। तो दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ पैटर्न कि इस सीज़न में नाइल फ्लडिंग होती है। दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग द रिलेशनशिप, दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग द पैटर्न टू अवॉइड द नाइल फ्लडिंग। ठीक है, ताकि उनकी वेजिटेशन ना डिस्ट्रॉय हुए। तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। Pyramids, if you see pyramids of Giza, you would have heard it. So that requires a lot of technology, that requires a lot of science. ठीक है, it is not just कि you build up a pyramid like this, it requires a lot of technology. So a lot of physics concepts and principle required to build up that pyramid. So obviously ancient time पे we have seen द साइंस वॉज एट द फ्लरिशिंग मोड। इंडिया में आप देखो, आप ऋग्वेदा में आपको दे रखा है कि रीटा मतलब कि द नेचुरल ऑर्डर ऑफ आर यूनिवर्स के किस तरीके से हर चीज़ एक बैलेंसिंग मोड में चल रही है। वो डिसबैलेंस होगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो ऑल दिस थिंग्स इज़ बीन मेंशन इन द ऋग्वेदा। इफ़ यू सी आर वैशेषिक
where in even in the Rig Veda it's been told कि what is the fundamental nature of the what is the fundamental element in our external world, क्या fundamental element है, जो कि later on Greek philosophers also started exploring कि so in the Rig Veda it has been mentioned कि earth है, water है, air है and fire है, these are the 4 fundamental elements और एक ईंधन है, ठीक है. these 5 fundamental elements it's already mentioned here which has already been explored by the Greek philosophers. देन हमारा एक वैशेषिका स्कूल था जो कि 600 अराउंड 600 BC में ही द वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी. इमेजिन 600 BC, अब से 2500 साल पुराना, ठीक है. उस टाइम पे दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अणु परमाणु, ठीक है, द एटम्स एंड अणु परमाणु का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे दिया था, ठीक है. इट इज़ नॉट बीन प्रूवन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ जस्ट कमिंग आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन, ठीक है, आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, ठीक है. इट इज़ नॉट. तो फिज़िक्स में देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इमेजिनेशन एंड कंजेक्चर ऑल्सो, ठीक है. क्योंकि वो फिज़िक्स को क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो आगे के लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. तो ये इन्होंने सोचा स्टार्टिंग में एक कहते हैं ना बीज लगा दिया उसका, ठीक है. फिर लोगों ने आगे सोचना शुरू किया उसके बारे में. तो इमेजिन के एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी आइडिया कि हर चीज़ अर्थ वाटर एयर उससे नहीं है, एक इनडिवाइजेबल चीज़ों से बनी हुई है जिसको बोलते हैं अणु, ठीक है. वो फंडामेंटल एलिमेंट है सारे नेचर में. उसके बाद हमारा एक और स्कूल ऑफ फिलॉसफी होता था, लॉजिक और रीज़न पे चलता था, दैट इज़ न्याय, ठीक है. हम लोगों ने उस टाइम मिथ्स पे नहीं चलाया, हमारा सिंपल था कि जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे लॉजिक क्या है और रीज़न क्या है, ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वी वर सो मच इनटू द साइंसेस कि वी आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग विद द लॉजिक एंड रीज़न रादर देन विद द थियोलॉजी. देन जो मेजर हमारे को जो पढ़ने में मिलता है दैट इज़ अ ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है. ग्रीक फिलोसफर में सबसे पहले थे थेलीस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, एम्बर और रॉड के बीच में जो द एम्बर रॉड को रब किया, देन इट स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस. तो दैट वाज फर्स्ट बीन ऑब्जर्व बाय थेलीस ओनली, बट इट वाज नेवर बीन साइंटिफिकली एक्सप्लोर्ड, बट ही वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वर फॉर दिस. देन सारे ग्रीक्स और जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था ना सबके लिए वो था कि फंडामेंटल एलिमेंट है क्या हमारे नेचर में, ठीक है. तो फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज ऑफ कि फंडामेंटल एलिमेंट है क्या. तो इन्होंने बोला था वाटर इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट. मेरे अंदर भी वही है, सन के अंदर भी वही है, अर्थ के अंदर भी वही है, ट्रीज़ के अंदर भी वही है. वो एक फंडामेंटल एलिमेंट है जो सबके अंदर है, ठीक है. एक्सटर्नल जितना भी हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उस सबके अंदर एक फंडामेंटल एलिमेंट वाटर है. दैट इज़ व्हाट इज़ बीन टोल्ड बाय थेलीस. फिर पाइथागोरस हमारे आए थे उसी टाइम पीरियड के. तो इन्होंने हर चीज़ मैथमेटिक्स के थ्रू प्रूव की. इन्होंने बोला कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं बिहाइंड दैट इट्स अ मैथ्स बिहाइंड दैट. तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड द पाइथागोरस थ्योरम आल्सो एंड ही इज़ गिवन द म्यूजिक इन द मैथ्स इज आल्सो रिलेटेड. सो दैट्स व्हाट ही इज़ गिवन. और आपको इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है ना, अगेन गो बैक टू माय मेन लेक्चर सीरीज़, उसके अंदर और भी डिटेल में मैंने बता रखा है. फिर हमारे आए थे डेमोक्रेटस. ये आए थे अराउंड 250 और 250 BC और 300 to 250 BC के अराउंड पे कुछ थे. तो इन्होंने भी सेम आइडिया कॉन्सेप्ट दिया था जो हम लोगों ने पहले दिया था अणु का. इन्होंने भी बोला कि जो फंडामेंटल एलिमेंट है इट इज़ नॉट अर्थ वाटर एंड फायर, इट इज़ the fundamental element is this indivisible atoms, ठीक है. अगेन दिस आइडिया वॉज सो रिवॉल्यूशनरी दैट इट वॉज राइट अवे रिजेक्टेड. इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया डेमोक्रेटस के आइडिया को, राइट अवे इट गॉट रिजेक्टेड, ठीक है. बट देन एरिस्टोटल वॉज अ की फिगर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो इनके जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स थे जो उन्होंने उस टाइम सोचे थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, दैट वॉज बीन फॉलोड फॉर एटलीस्ट 16-17 सेंचुरी तक. एरिस्टोटल के ही कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते आए थे 16-17 सेंचुरी. उसके बाद रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था व्हेन द कोपर्निकस, गैलीलियो एंड द न्यूटन स्टार्टेड द रिवोल्यूशन. देन दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द एरिस्टोटल आइडिया. वरना उस टाइम तक सारे थियोलॉजी एंड एवरीवन वाज सपोर्टिंग ओनली एरिस्टोटल आइडिया. सो एरिस्टोटल के मेजर आइडियाज ही हैज़ गिवन इन द मोशन के ही हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ फोर्स, ही हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ मोशन, ही हैज़ गिवन द idea of this geocentric principle. He has only given कि earth is at the center and the sun is revolving around that, and he has given he has supported the idea of the our fundamental element is earth, water, air and fire. So that is the concept. It's been followed for centuries, ठीक है. It's been followed for centuries एरिस्टोटल की. Then came the Archimedes भी उसी टाइम पीरियड के थे. Archimedes, you know, his Archimedes principle, that buoyancy and all, it was given by the Archimedes during that time.
देन 16 सेंचुरी ऑनवर्ड से जो मेजर रिवॉल्यूशन आया था वो 16 सेंचुरी ऑनवर्ड से आया था. दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी in between काफ़ी टाइम पीरियड तक it was an intellectual slumber because during that time there was a time period of political upheaval था. The people were in the danger, continuous wars, there was a life danger था, food was the problem. So during that time 8th century से 14th century तक there was no development in the science. और हमने जो पुराना भी पढ़ रखा था, we were never been bothered to do a further research on that. So that's why 18 से 14 सेंचुरी तक इट वॉज ए टोटल टर्मोइल, पावर स्ट्रगल एंड नो प्रोग्रेस इन साइंस. 16 सेंचुरी ऑनवर्ड से फिर स्ट्रगल, फिर हमारा जो मेजर जो टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ था हमारा साइंस में, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 16 सेंचुरी ऑनवर्ड्स. दिस पीरियड इज कॉल्ड रिफॉर्म, रेनेसॉ एंड रीबर्थ ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल रिवाइवल. जो पूरी हमने पुरानी चीज़ें पढ़ रखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस ग्रीक्स फिलोसफर्स, वी हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग दैट. हमने उसको दोबारा देखना शुरू किया, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. सो हमने दोबारा उसको देखना शुरू किया. अब हमने जब दोबारा देखना शुरू किया तभी हमने कुछ एक नई ऑब्जर्वेशन देखी जिसकी वजह से वी स्टार्टेड चैलेंजिंग द एरिस्टोटल व्यू. क्योंकि न्यूटन ने मोशन का और फोर्स का व्यू चैलेंज किया. गैलीलियो ऑल्सो हैव डन सम, हैव सीन सम ऑब्जर्वेशन. इसने गैलीलियो हैज़ बिल्ड अप द टेलीस्कोप, जिसकी वजह से ये स्टार्टेड सीइंग द थिंग्स in the sky, and he said कि no, we are not geocentric, the model of geocentric, it is not right. It is a heliocentric model. We are revolving around the sun, not the sun is revolving around the earth. But it was a revolutionary idea. So Copernicus has given a challenge that idea, but he never open up. But Galileo was so much vocal, and because of that he got issues with the church also. ठीक है, but उसको एक forceful apology भी देनी पड़ी थी चर्च को कि नहीं ठीक है, the earth revolve around, the sun revolve around the earth. He has given this forceful apology. But anyways, he has done a lot of experiment which bring a new observation to the physics. Because of those observation only Newton has come up to quantify those observation. अभी तक हमारी जो जितनी भी चीज़ें थी ना फिजिक्स में, वो सब डिस्क्रिप्टिव चल रही थी, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं हो रहा था. न्यूटन के बाद से चीज़ें स्टार्टेड गेटिंग क्वांटिफाई मतलब कि यू स्टार्टेड मेजरिंग द थिंग, यू स्टार्टेड पुटिंग इट इनटू द फार्मूला, यू स्टार्टेड गेटिंग द लॉज आउट ऑफ दिस. आपने थ्योरीज बिल्डअप करना शुरू कर दिया. तब ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी न्यूटन के बाद से. अभी तक सारी ऑब्जर्वेशन चल रही थी गैलीलियो तक. ठीक है, गैलीलियो ने भी ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन, ही हैज़ डन लॉट ऑफ इंक्लाइन मोशन एक्सपेरिमेंट जो काफ़ी फेमस है गैलीलियो का, दैट बिल्ड अप द आइडिया ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो गैलीलियो के टाइम पे ही स्टार्टेड चैलेंजिंग द जियोसेंट्रिक मॉडल. ठीक है, सो उसके बाद these three people, they have challenged the Aristotle view of science, and they have built up a new set of principles. And Newton has started quantifying the motion को quantify किया पहले इन्होंने, फिर then he unified motion and laws of motion and the laws of gravitation. ठीक है, जो चीज़ एप्पल से पेड़ को गिरा के नीचे पुश कर रही है, वही सेम चीज़ प्लैनेट्स मून को भी घुमा रही है. ठीक है, सो ही हैज़ डन अ यूनिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड द celestial gravity. Then he has built up the calculus to solve the motion problems, the change problems. Then he has built up the concepts of optics also. So this is all the complete new frontier of science that we have started entering into the 16th century. And this collaboration contribution, this is all, if you see, it is an international venture. It is not a one localized venture. It is always an intellectual venture during the time after the 16th century. उसके बाद जब भी हमने चीज़ें after 16th century ना, it has started becoming an international venture. तो हम देखेंगे Copernicus was Polish when he has challenged this idea. Then Galileo was Italian. Then Newton was English. So it is kind of a intellectual venture after this time. 16th century and onwards, we have started seeing the intellectual enterprise. We have started seeing science has become an intellectual enterprise. So many culture we have seen, many countries have started contributing towards growth. Now we'll see what is science and what is so called the scientific method. ठीक है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. साइंस जो है साइंटिफिक मेथड से ही रिलेटेड है. अगर साइंटिफिक मेथड नहीं लगा रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग द साइंस. तो विल सी दैट व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड. ठीक है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना. आपके अराउंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना. ठीक है, सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना नेचुरल फिनोमेना को, सो दैट यू बिल्ड अप अ नॉलेज अराउंड इट.
उस नॉलेज को क्वांटिफाई करना, ताकि वो फ्यूचर में आप उससे कुछ प्रिडिक्ट कर पाएँ, या फ्यूचर में आप उससे मॉडिफाई कर पाएँ चीज़ें, या फ्यूचर में आप उससे कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। मतलब है आपने कोई चीज़ फिनोमिना देखा, उस फिनोमिना को you started understanding that phenomena, you build up a law, you build up a theory around that phenomena, you deepen your knowledge around that phenomena, ताकि फिर आपने उसको क्वांटिफाई ऐसे कर दिया कि आप फ्यूचर में उसको उससे रिलेटेड चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ और कंट्रास्ट कर पाएँ। सो दैट इज़ अ वे ऑफ मूविंग द साइंस। साइंटिफिक अटैम्प्ट ये होता है हमारा। हम देखेंगे साइंटिफिक अटैम्प्ट क्या है। दिस इज़ आवर साइंटिफिक अटैम्प्ट। उससे पहले हम लोग देखते हैं अनसाइंटिफिक अटैम्प्ट। अनसिस्टमेटिक और अनसाइंटिफिक अटैम्प्ट्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि आप स्टार्टेड गेसिंग, ठीक है, आपने कोई चीज़ देखी, यू स्टार्टेड गेसिंग कि सन अगर ईस्ट से आ रहा है तो यू स्टार्टेड गेसिंग क्यों ईस्ट से आ रहा है, रादर देन गोइंग इनटू द साइंटिफिक अटैम्प्ट, ठीक है। सिस्टमेटिक अटैम्प्ट से जाने से अच्छा आपने बस गेस करना शुरू कर दिया, और यू स्टार्टेड बिलीविंग इन सम मैजिकल पावर, यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप अ मिथ्स अराउंड इट, यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप अ स्टोरी अराउंड इट। सो दीज आर ऑल द अनसिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स जो कि बहुत चलते हैं। इवन आज के टाइम पे भी बहुत अनसिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स होते हैं टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, ठीक है। एंड देयर हैज़ बीन अ स्यूडो साइंस विच इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ लाइक ऑल अनसिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स, ठीक है। इट इज़ जस्ट ग्रोइंग बाय माउथ ओनली रादर देन गोइंग इनटू द सिस्टमेटिक अटैम्प्ट। सिस्टमेटिक अटैम्प्ट में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ को, ठीक है। एंड ऑब्जर्व करने के बाद वी जस्ट गिव अ हाइपोथेसिस और क्वेश्चन आस्क करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो स्टेटमेंट बोल दी वही है। हाइपोथेसिस का मतलब है मैं एक लॉजिकल वे में गेस कर रहा हूँ, शायद ये हो सकता है, ठीक है, शायद ये हो सकता है, ये मैंने हाइपोथेसाइज कर दिया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस न्यूटन ने जब एप्पल फॉल गिरा था, दैट इज़ अ ऑब्जर्वेशन ही हैज़ डन, ठीक है, दैट इज़ अ ऑब्जर्वेशन ही हैज़ डन। देन ओवर दैट ही हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दिस, ठीक है। उसने हाइपोथेसिस दिया कि शायद में भी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस दिया इसने, अर्थ शायद में भी अट्रैक्ट कर रही होगी इसको। सो फिर ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दैट हाइपोथेसिस, ही स्टार्टेड डूइंग द हाइपोथेसिस मैंने दे दिया, देन यू स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन दैट हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस दे दिया, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में आपने दो तरीके की रीजनिंग बनाई। एक तो हो गई डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रीजनिंग कि वो नीचे गिर रहा है, शायद फोर्स उस पर कोई यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स या उसको कोई खींच रहा है। फिर एक होगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग कि आपने उसको मैथमेटिकली उसका डेरिवेशन करी कि क्या कितनी फोर्स है वो, अगर ये इतनी स्पीड से गिर रहा है तो कितनी फोर्स है इस पर। देन यू स्टार्टेड डूइंग गिव द क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें आप मैथमेटिकल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल आपने दिया, ठीक है, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग मीन्स आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल दिया। फिर वो मैथमेटिकल मॉडल देने के बाद आपने उसको थ्योरी बना दी, ठीक है। सो कि द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग यू हैव डेवलप अ थ्योरी अराउंड इट, ठीक है। जब वो थ्योरी बना दी ना, उस थ्योरी को देर आर फ्यूचर साइंटिस्ट और फ्यूचर फिजिसिस्ट दे विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग दोस थ्योरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। फ्यूचर में कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, नए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिसकी वजह से यू कुड एबल टू अगेन गो बैक इनटू दैट थ्योरी, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग दोस थ्योरी। सो वो एक्सपेरिमेंट हम दोबारा करेंगे तो या दो चीज़ें होंगी, या तो वो थ्योरी और वेरीफाई हो जाएगी जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं तो दे हैव स्टार्टेड वेरीफाइंग दोज लॉज। तो हमने देखा कि अप टू द लेवल ऑफ मैक्रो लेवल तो न्यूटन्स के सारे लॉज वैलिड रहते हैं, बट एट अ माइक्रो लेवल हमने देखा कि वो सारे लॉज फॉल्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव बिल्ड अप अ न्यू थ्योरी ऑन इट। जब तक हमने उस लॉ को वेरीफाई करते गए, हमने उसके बेसिस पे लॉ बना दिए जो कि हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फिर उस लॉ को बनाने के बाद जब वो लॉ बन जाता है तो दैट लॉ इज़ लाइक फंडामेंटल लॉ, वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स फ्रॉम इट, ठीक है, बिकॉज वी नो द मैथमेटिकल मॉडल, इफ़ यू स्टार्टेड पुटिंग द नंबर्स इनटू इट वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स, ठीक है। सेम वे इफ़ वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स वी कैन मॉडिफाई, उसको पहले से ही हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं सीइंग द ऑब्जर्वेशन, एंड यू कैन कंट्रोल द फ्यूचर ऑल्सो आफ्टर सीइंग दोस लॉज, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट्स हैपन। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चंस बनाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसके पीछे की क्वालिटेटिव रीजनिंग देते हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग देते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फिर वो थ्योरी बनता है, फिर उसके बाद कमिंग physicists and discoverers they started working, they started verifying those theories, और अगर कोई थ्योरी वेरीफाई नहीं कर रही है तो देन दे स्टार्टेड फॉल्स, दे से कि दिस थ्योरी इज़ नॉट वर्किंग ऑन दिस, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप न्यू थ्योरीज, सम एडवांस थ्योरीज दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप, एंड जो अगर वो थ्योरी को वेरीफाई कर देते हैं विद देयर एक्सपेरिमेंट, they say it is become a law like Newton's law of motion, and then they can, because if the Newton's law is there, so force is equal to ma, suppose one quantified law is there, so आप अगर आपको पता है कि आपको फोर्स कितनी है, you could able to predict के कितनी एक्सेलेरेशन है, you could able to modify कि आप कितनी फोर्स लगाएं कि कितनी देर बाद जाके ये चीज़ रुक जाए, ठीक है। और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि सपोज ये सामने यहाँ पे मेरी वॉल है तो आई नीड टू, दिस कार इज़ मूविंग, सो आई कैन कंट्रोल के मेरे को कितनी स्पीड से मूव करना है ताकि मैं कार को ना हिट पाऊँ। सो ऑल दिस थिंग्स यू कुड एबल टू प्रिडिक्ट इट फ्रॉम, यू कुड डू इट फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, राइट।
सो एक एनालॉजी फिर से देख लेते हैं. न्यूटन्स का एप्पल फॉल किया. कुछ फर्स्ट थिंग इज़ कि इतने सालों तक एप्पल फॉल कर रहा था, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, सब देख रहे थे बट कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की. फिर कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया बट कई लोगों ने अनसिस्टमेटिक अटैम्प्ट उस पर किए, ताकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज बना दी कि कुछ एक मैजिकल पावर है जिसकी वजह से नीचे जा रहा है वो. ठीक है. फिर न्यूटन ने ही स्टार्टेड डूइंग द सिस्टमेटिक अटैम्प्ट. ठीक है. स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन द सिस्टमेटिक अटैम्प्ट. वो किस लिए आता है? बिकॉज यू हैव अ इंटेलेक्चुअल वाई इनसाइड यू. आपको क्यूरियोसिटी है अब जानने की. ठीक है. अब उसने क्वेश्चन पूछने शुरू किया, वाई इट इज़ कमिंग डाउन. फिर उसने एक हाइपोथेसिस बनाया, मे बी सम फोर्स फ्रॉम द अर्थ विच इज़ पुलिंग इट डाउन. देन ही स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन प्रोजेक्टाइल. बॉल को फेंकना शुरू किया. ही स्टार्टेड वर्किंग विद द पेंडुलम्स टू प्रूव ऑन हिज थ्योरी कि समथिंग इज पुशिंग फ्रॉम द अर्थ. देन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोज थिंग्स कि ये जो मून भी इट इज़ मूविंग इन द स्पेस, कि मे बी इसके ऊपर भी कोई अर्थ की फोर्स लग रही होगी. दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट. फिर ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी फिनोमेना ऑब्जर्व किए, उसके बेसिस पे ही इज़ बिल्डअप अ थ्योरी कि जी ये जो हमारे दो मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन दोनों के बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ मासेस देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स विच इज़ जी m1 m2 by r square. So that is a attractive force. Once you build up this, then the new physicists come, they started experimenting these things in the lab, they started experimenting things in the environment, open spaces में, and they have seen कि this is a law which is coming in every time it is coming true. ठीक है. Now once this law has become true, then you can predict, modify and control, because this law is known to us. We can launch the rocket. We know if we have to send we have to send a satellite in a space at a particular orbit, we can send a rocket. We know कि how to send the rocket. So we can predict कि अगर मेरे को इस ऑर्बिट में इस ऑर्बिट में सैटेलाइट डालनी है, तो I could able to see this much part of the earth. So that prediction I can do. I can modify my direction of rocket so that I can send it to particular orbits. I can control my motion of orbits with this. So these all things, or same way eclipses also, you know when the eclipses is going to come in future. Okay, when the tides are going to come into future, you cannot modify the eclipses, and control, you can build up certain things that that you could able to see the eclipses, like some machines and all, you can, or some binoculars or some spectacles you can build up, so that you can able to see those things, or you can control during that time your body should not be affected. So those things you can control if you could able to predict. So these are the things which will help once you build up a theory and a law around it. Okay. So that is what we have it on scientific method. So that is a scientific method, systematic attempt to understand the natural phenomena, exploring, experimenting, predicting. And scientific method क्या होता है मेरा? systematic observation करते हैं पहले, control experiment, qualitative और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग देते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, उसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क उतारते हैं, उसको फिर उसका प्रेडिक्ट फ्यूचर, फिर प्रेडिक्शन करते हैं उसके बेसिस पे, और फर्दर एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई करते हैं. अगर वो नहीं होती वेरिफिकेशन उससे, तो वी फॉल्सिफाइज द थ्योरी. लाइक फॉर इंस्टेंस देयर आर एक्सपेरिमेंट विच if we move at a speed of light, if the particle move at a speed of light, Newton's law will not be valid on this. Then if you see in the non-inertial frames, if the frame is non-inertial, in that also Newton's law will not be valid. So either you modify the theory or you totally falsify the theory. Like for instance, at atomic level, Newton's laws are not valid. Okay? There we have to build up a new theory. Quantum mechanics we have to build up. So in that we have built up a new theory, we have falsified the Newton's theory in that. Or you modify the theory, like non-inertial frame में you modify the Newton's law. So those things you can do. राइट. नाउ विल सी कि हमने स्पेकुलेशन और कंजेक्चर क्या होता है और इनका क्या रोल है फिज़िक्स में. ठीक है. हमने देखा था कि ऑलरेडी क्या होता है ना, कुछ एक आइडिया होता है कि अभी मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, बट बिकॉज आई नो कि फ़िज़िक्स के लॉज इतने यूनिवर्सल हैं कि अगर मैं अभी ये चीज़ सोच रहा हूँ तो शायद ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है. ठीक है. बट मेरे पास अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको प्रूव करने के लिए. तो बेसिकली कंजेक्चर और स्पेकुलेशन क्या होता है कि आपका आइडिया आया, आपके लॉजिकल गेस, एक इमेजिनेटिव गेस आपके दिमाग में आया, एक आइडिया आया आपके दिमाग में कि यू गिव दैट थिंग. सो फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे देखा था ना कि दिस आइडिया, दिस परमाणु आइडिया, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ इमेजिनेटिव गेस. अभी उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, बट स्टिल दे डेवलप द आइडिया. सेम वे डेमोक्रिटस ने जो आइडिया, जो एटम्स का आइडिया दिया था, अनडिवाइजिबल पार्टिकल्स का आइडिया, सो दैट इज़ सिंपल स्पेकुलेशन ओनली, दैट इज सिंपल आइडिया विच कैन नॉट बी टेस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम. बट इन द फ्यूचर जब आपके पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, यू कुड एबल टू बिल्ड अप दैट आइडिया. बट उस टाइम पे आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वो बिल्डअप होने की. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्पेकुलेशन, इट इज़ अ इमेजिनेटिव गेस. कंजेक्चर क्या होता है? यू गिव अ प्रपोजल, ठीक है,
और दैट माइट एक्सप्लेन। सो आपके सामने कुछ एक ऑब्जर्वेशंस आई, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस आपने कुछ चीज़ देखी, लाइक न्यूटन ने ये सीन द एप्पल फॉलिंग डाउन, देन ही बिल्ड अप अ हाइपोथेसिस ऑन दिस, कंजेक्चर बनाया उसने उस पर, एंड बिकॉज ही हैज सीन द ऑब्जर्वेशन, उसने ही हैज रेड द ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी गैलीलियो ने, कोपर्निकस ने करे हुए थे, ही रेड दोस ऑब्जर्वेशन। तो देन ऑन दैट बेसिस ही हैज़ गिवन अ प्रपोजल कि अगर मैं ये दो बॉडीज़ हैं, दो मासिव बॉडीज़ हैं, दे अट्रैक्ट इट when with this set of force, when the product of their masses divided by r square. So this set of proposal he has given, so which might explain the observations, but it lacks proof that might explain the observation in the future also, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, आपने कोई आइडिया प्रपोज कर दिया तो फ्यूचर ऑब्जर्वर या तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपके जो भी आइडिया को, दे विल ऑब्जर्व इट एंड दे विल राइट नाउ देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ इट, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, बट ये एक आपने प्रपोजल दे दिया कि हाँ शायद ये हो सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस आइंस्टाइन इन 1905 ही हैज़ गिवन अ प्रपोजल कि लाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स, दैट इज़ ही हैज़ गिवन द आइडिया। सो डेमोक्रिटस का जो एटम्स वाला था 400 BC में, दैट इज़ अ इमेजिनेटिव गेस, ठीक है। वो बहुत टाइम पीरियड तक यू विल नेवर हैव द टेक्नोलॉजी टू सी दिस थिंग, ठीक है। ये था स्पेकुलेशन। कंजेक्चर क्या है, जैसे कि आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, कि उस टाइम तक बहुत अच्छी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज बिल्डअप हो गई थी साइंस में, एंड ही हैज़ गिवन ऑन दैट बेसिस ही हैज़ गिवन अ प्रपोजल कि लाइट इज़ काइंड ऑफ अ क्वांटा, इट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स, ठीक है। और ये प्रूफ कब हुआ, आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सेम वे हिग्स बोसोन ने 1964 में ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट, हिग्स बोसोन का कॉन्सेप्ट दे दिया था, ठीक है। इट वॉज गिवन इन 1964, बट वो प्रूफ कब हुआ, जब हमारी हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई। CERN 2000 जब हमारा CERN में, इट गॉट प्रूफ इन 2012 ओनली। सो दैट इज़ वॉट द स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर, ठीक है। बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, इट हैज़ टू बी लॉजिकल, इट विल नॉट लाइक इलॉजिकल थिंग। मे बी उस टाइम पे हो सकता है लॉजिकल लगे, लाइक डेमोक्रिटस ने जब एटम्स का आइडिया दिया था वो टोटली इलॉजिकल था, बट आज के टाइम पे लॉजिकल है जब हमने साइंस डेवलप हो गई इतनी ज़्यादा। सेम वे कंजेक्चर मतलब कि उस टाइम के लिए लॉजिकल लगेगा, बट लेटर ऑन इट कैन प्रूव। बट जो कंजेक्चर है, स्पेकुलेशन मतलब कि इमेजिनेटिव गैस है, उस टाइम पे लॉजिकल लगेगा, बट लेटर ऑन आपके पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई, इट कैन बी प्रूव्ड। बट कंजेक्चर है, बट कंजेक्चर जो है आपके पास बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप है, उसके बेसिस पे आपने कुछ प्रपोजल दिया जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लेटर ऑन प्रूव कर सकते हो। स्पेकुलेशन जैसे एक और चीज़ है कि आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो देयर इज़ अ चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट, सो लाइक ऑब्जर्वर चेंजिंग द फिनोमेना ऑफ द थिंग्स विच इज़ ही इज़ बीन ऑब्जर्विंग, ठीक है। देखने से ही आपने उसको बदल दिया, ठीक है। देयर इज़ नो मटेरियल कॉन्टैक्ट, बट आपने देखने से ही उसको बदल दिया। सो दोज थिंग्स इट इज़ स्टिल इन ग्रोइंग, दोज थिंग्स इज स्टिल गोइंग ऑन, कि उस पर इट वॉज अ स्पेकुलेशन अर्लियर स्टेजेस, बट नाउ द पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट, इट इज़ बिकम अ कंजेक्चर राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रिटस का एटम्स वाला स्पेकुलेशन है। देन आइंस्टाइन और हिग्स बोसोन ने जो इस टाइम पीरियड पे दिए थे, दिस वर द कंजेक्चर्स। नाउ साइंस जो है ना, एक साइंस में बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो हेयर थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन का हम लोग इंटरप्ले देखेंगे कि पहले थ्योरी आई तो थ्योरीज के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पुरानी, या तो सबसे पहले कोई थ्योरी देता है, लाइक फॉर इंस्टेंस आइंस्टाइन हैज़ गिवन अ थ्योरी ऑन द लाइट क्वांटा, ठीक है। देन पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट, और वो प्रूव कर दिया कि हाँ भाई लाइट इज़ मेड अप ऑफ नॉट जस्ट द वेव, इट इज़ मेड अप ऑफ क्वांटा, मीन्स के स्मॉल पैकेट्स, पार्टिकल्स से भी बनी हुई है। लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं, नॉट जस्ट द वेव्स। हमने पहले वेव थ्योरी चलती थी, देन आइंस्टाइन हैज़ प्रपोज दिस थ्योरी पार्टिकल, देन थ्योरी प्रपोज करी, बट ऑब्जर्वेशन नहीं हुई थी, बट लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट किए, एंड दे हैव ऑब्जर्व कि हाँ भाई लाइट क्वांटा भी हो सकती है, लाइट जो है ये लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन। कभी कभार क्या होता है, आप ऑब्जर्व पहले करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना में थ्योरी डेवलप ही नहीं हो सकती, वो इमेजिन भी नहीं कर पाते, बट फाराडे, ऑर्स्टेड, ये सारे जो थे हमारे जो फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट से दे हैव ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स एंड दे बिल्ड अप द थ्योरी ऑन दैट, एंड मैक्सवेल यूनिफाइड दोज थ्योरीज दैट वी आर गोइंग टू सी कि देयर इज़ अ इंटरप्ले बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं साइंस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ एवर डायनेमिक। उसमें जो है ना एक जैसे ना कड़कपन नहीं है कि मैंने जो कह दिया सही है, भाई मेरी ही बात सही है। साइंस हमेशा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप जो आज थ्योरी है, आप कल को मेरे को कर दो कि फॉल्सिफाई कर दो, तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। साइंस इज़ एवर डायनेमिक। सो साइंस में ये चीज़ रहती है, अगर कोई चीज़ फाइनल नहीं है एंड कोई चीज़ अनक्वेश्चन नहीं है, अगर कल को कोई चीज़ चेंज आ जाए किसी थ्योरी में, सो साइंस विल हम्बली एक्सेप्ट दैट।
सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सो साइंस इज डायनेमिक्स, इट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग, ये एग्जांपल अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो साइंस इज सेल्फ करेक्टिंग, सो न्यू एविडेंस डेवलप हो गए। सो ओल्ड आइडिया था आपका, आपने या तो उसको मॉडिफाई कर दो या उसको टोटली रिप्लेस कर दो। लाइक हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स गॉट चेंज इनटू क्वांटम मैकेनिक्स एट अ एटॉमिक स्केल, पूरी की पूरी हमने थ्योरी रिप्लेस कर दी। मॉडिफाई का मतलब है आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में मॉडिफाई कर दिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट अ मॉडिफिकेशन। अब वो नई ऑब्जर्वेशंस आप थ्योरी कब चेंजेस करते हैं, आपके पास नई ऑब्जर्वेशन कब आती है, व्हेन जैसे जैसे आपकी फिजिक्स डेवलप होती है, आपकी सोसाइटी डेवलप होती है, आपके पास यू स्टार्टेड गेटिंग अ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। पहले के जो माइक्रोस्कोप से वी यूज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आज के टाइम पे वी स्टार्टेड यूजिंग आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक और नई टेक्निक आ गई कि क्वांटम टनलिंग के थ्रू वी कुड एबल टू सी और स्मॉल थिंग्स। तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है, आपके इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते जाते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप होंगे आप और बेटर ऑब्जर्वेशन करोगे। आपने जितनी ऑब्जर्वेशन बेटर करी, आप न्यू एविडेंस प्रेजेंट करोगे, और न्यू एविडेंस से आप यू कैन बिल्ड अप अ न्यू थ्योरी और यू कैन मॉडिफाई द थ्योरी। सो दैट इज़ लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन। जितनी फिजिक्स डेवलप हो गई, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उतनी अच्छी आपके मेजरिंग टेक्निक्स डेवलप होगी, उतना और बेटर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, और वो ऑब्जर्वेशन कैन चेंज योर, जो जिस थ्योरी से आप डेवलप होके आए हो वो या तो वही चेंज कर देगी या उसको मॉडिफाई कर देगी। सो इट इज़ लाइक अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। लाइक फॉर इंस्टेंस कि जो जियोसेंट्रिक मॉडल था, इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड प्टोलेमी। सो इन दोनों ने जियोसेंट्रिक मॉडल प्टोलेमी ने दिया था, बट इट वाज सपोर्टेड बाय एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल वाज काइंड ऑफ अ की फिगर ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इट वाज लाइक अ हेडेड फिगर कि जो उन्होंने बोल दिया सही है। तो जियोसेंट्रिक मॉडल एक्सेप्ट किया था। टोटल मतलब ऑलमोस्ट 16-17 सेंचुरी तक जियोसेंट्रिक मॉडल ही चल रहा था। जियोसेंट्रिक मतलब कि अर्थ सेंटर है, अर्थ के अराउंड सन, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज एट द सेंटर। उसको चैलेंज किया हमारे कॉपरनिकस एंड उस ये थ्योरी हमारी सोचो 16, ये थ्योरी डेवलप हुई थी हमारी अराउंड 200 BC के अराउंड डेवलप हुई थी, 200 BC, और ये यहाँ से लेकर 1600 से 1700 तक यही थ्योरी चलती रही थी। फिर हमारे कॉपरनिकस एंड गैलीलियो साहब ने, दोनों ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, जिसके बेसिस पे ही स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। जो थियोलॉजी में चलती थी, जो चर्च बोलता था कि अर्थ सेंटर पे है, अर्थ पे कोई हमारा मतलब मून पे कोई दाग नहीं है, मून इज़ ऑलवेज गुड, ठीक है। तो ये जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखना शुरू किया तो उसकी काफ़ी चीज़ें देखना शुरू किया, काफ़ी चीज़ें उसको ऑब्जर्वेशंस जो थी वो चर्च की ऑब्जर्वेशन से और जो चलती आ रही थी उससे अपोज कर रही थी, जिसकी वजह से he started opposing the theology, he started opposing the church during that time. So geocentric से न्यू थ्योरी डेवलप होके आई, जब इन दोनों ने he started building up on new observation with the telescope। कैसे ये न्यू ऑब्जर्वेशन कैसे आई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेलीस्कोप ही सीन द न्यू ऑब्जर्वेशंस। इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को अर्लियर इट वाज स्टडीड कि जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ इज मूविंग, बट इट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट। इट वाज गिवन बाय द टाइको ब्राहो, एक और नई थ्योरी दे दी उसने, हीलियोसेंट्रिक एक्सेप्ट किया, बट इट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट। बट उसको फिर मॉडिफाई किया क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो आ रही थी कि इट इज़ अ इलेप्टिकल ऑर्बिट, इट इज़ नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। उसको फिर जॉनस केपलर ने उसको मॉडिफाई किया। सो दैट इज इट्स बीन रिटन हेयर कि इनिशियल थ्योरी जियोसेंट्रिक जो एरिस्टोटल और प्टोलेमी की थी, उसको थ्योरी को चेंज किया विद न्यू ऑब्जर्वेशन हमारे कॉपरनिकस एंड गैलीलियो साहब ने। फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को फिर फर्दर बिल्डअप किया, उसको मॉडिफाई किया कि जो ऑर्बिट्स थे दैट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे जॉनस केपलर ने फिर फर्दर थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही सेड के द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। सो सेम वे के थ्योरी है, थ्योरी न्यू ऑब्जर्वेशन आई, न्यू एक्सपेरिमेंट किए, पुरानी थ्योरी को चेंज कर दो या मॉडिफाई कर दो। अगर आपको ऑब्जर्वेशन अभी भी वही आ रही है जो थ्योरी को सपोर्ट कर रही है, देन इट विल वेरीफाई द थ्योरी। तो न्यूटन्स के जो लॉस थे और जो क्लासिकल फिजिसिस्ट के लॉस थे, दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द न्यू फिनोमेना एट अ क्वांटम लेवल, एट अ एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे जो चीज़ें हो रही थी वो क्लासिकल जो फिजिसिस्ट थे और जो हमारे न्यूटन्स के लॉस थे, दैट इज़ नॉट वैलिड एट अ क्वांटम लेवल। मीन्स क्वांटम जब भी मैं बोल रहा हूँ, एट अ एटॉमिक लेवल दोज थिंग्स, एट अ एटॉमिक लेवल दोज थिंग्स आर नॉट वैलिड। So at an atomic level, when those things are not valid, then we have to accept a better science. So फिर we have to accept a better physics. So we have started building up a new set of physics which is called a quantum physics, ठीक है, which is called a quantum physics, which is at a scale of atomic and the nuclear scale. वहाँ पे जो जैसे न्यूटन्स और जो क्लासिकल लॉस थे, they could not, they explain the light as a wave, light is a wave, but
पार्टिकल, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन से पता लगा। पहले थ्योरी यही चल रही थी, लाइट इज़ अ वेव, फिर एक्सपेरिमेंट से पता लगा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से कि भाई लाइट इज़ अ पार्टिकल, लाइट इज़ नॉट अ वेव। सो उसके बाद डेवलप हुआ कि लाइट इज़ पार्टिकल ऑल्सो, वेव ऑल्सो, देयर इज अ डुअलिटी। सो दैट ऑल थिंग्स प्रोग्रेसेस विद द theory and experimentation. So experiment and theory, so it goes hand in hand. theory आई, न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ, फॉल्सीफाई हुई या वेरीफाई हुई, उसके बेसिस पे न्यू थ्योरी आई, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, सो इट विल कीप ऑन सेल्फ करेक्टिंग। ठीक है, जैसे कि फिर एक और एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि हमारा जो एटॉमिक मॉडल है, मॉडल के ऊपर कितने हुए थे, सबसे पहले हमारे डाल्टन साहब ने कुछ बोला मॉडल के बारे में, फिर हमारे जे थॉमसन सर ने बोला, फिर हमारे रदरफोर्ड ने, ही हैज़ डन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया ऑन द गोल्ड फॉइल, ही हैज़ बिल्ड अप अ न्यूक्लियर मॉडल, he has built up a new nuclear model, but that nuclear model does not tell an answer of this जो हमारे जो क्लासिकल लॉज थे उसके बेसिस पे, इट इज़ नॉट गोइंग टू, उसके बेसिस पे तो जो इलेक्ट्रॉन को मूव अराउंड करना ही नहीं चाहिए, इट शुड स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड कर रहा है। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन तो एक एक्सेलरेटेड मोशन हमने देखा था, सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मेरा सर्कल में घूम रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटेड, और जो भी मेरा एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो इट विल रिलीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसमें से एनर्जी रेडिएट होगी, और एनर्जी रेडिएट हो रही है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो दैट मीन्स कि अगर ये न्यूक्लियस है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, बट इट डिडंट हैपन। सो फर्दर द थ्योरी गॉट वेरीफाइड, चेंज बाय नील बोर। उन्होंने बोला नहीं नहीं, इट्स ए क्वांटम थ्योरी, सो एनर्जी जो मेरे ऑर्बिट्स हैं दैट इज़ अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, के जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा भैया, उसको एनर्जी मिलेगी तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, और वो इतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए तभी वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इससे कम मिलेगी तो नहीं जाएगा, ज़्यादा भी मिलेगी तो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए वो नेक्स्ट ऑर्बिट तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो आपने 1 दी तो नहीं जाएगा भैया। ऐसा नहीं है आपने 1 दी तो वो एडअप होके हो जाए, नहीं, आपको पर्टिकुलर 2 ही दोगे तब वो यहाँ पर जाएगा। अगर आपने 2.3 दे दी, 2.4 भी दे दी, तब भी वो यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2.3 2.4, आपको 2 ही एग्जैक्ट देनी पड़ेगी तब ये यहाँ पे घूम जाएगा। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स का, फिक्स्ड एनर्जी लेवल का। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े लग रहे होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट वे आई कुड एबल टू डू इट राइट नाउ। एनीवेज, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे व्हेन वी गो इनटू आवर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें विल गो डीप डाउन इनटू इट। अभी के लिए आई हैव टोल्ड यू ना, हम लोग बस एक शैलो डाइव ले रहे हैं, ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को दे दिया कि न्यूक्लियर मॉडल जो है हमारा एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट किया ये अल्फ़ा स्कैटरिंग का, जिससे हमारा नया मॉडल, पुराना मॉडल जो हमारा जे थॉमसन का, वो चेंज होकर रदरफोर्ड मॉडल आया एटम का। उसके बाद फिर दैट मॉडल ऑल्सो डिडंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। फिर हमारा नील्स बोर का क्वांटम मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल आया, जिसने बताया कि माई ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड, ऑर्बिट्स आर माई एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, और एनर्जीज फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, एंड माई ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड। अब थ्योरी से एक्सपेरिमेंट की भी एक कहानी है, थ्योरी से एक्सपेरिमेंट, बिकॉज माई लॉज आर क्वाइट फंडामेंटल। ठीक है, वो सेम रहते हैं, तो जिसके बेसिस पे ना यू कुड एबल टू इमेजिनेटिवली गेस। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस मैक्सवेल ने ड्यूरिंग दैट टाइम ही व्हेन ही वाज डूइंग द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द लाइट, तो ही हैज़ इमेजिन के देयर इज़ समथिंग काइंड ऑफ अ रेडियो वेव्स भी होती हैं। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली कभी प्रूव नहीं हुई थी रेडियो वेव्स, बट ही हैज़ टोल्ड दिस इमेजिनेटिवली, ही हैज़ टोल्ड दिस थिंग कि कुछ एक रेडियो वेव्स भी होती हैं, बट प्रूव नहीं हो पाई थी वो चीज़ें तब उस टाइम पे। सेम वे इफ़ यू सी हेयर कि एंटी पार्टिकल, ठीक है, एंटी पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू थ्योरी, इट वाज नेवर बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। सो दिस एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन थियोरेटिकली बाय पॉल डिरैक, बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि हाँ एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, दैट इज़ 1 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, एंटी इलेक्ट्रॉन। सो इट वाज बीन प्रूवन बाय कार्ल एंडरसन। ठीक है, उससे पहले तक इट वॉज नेवर बीन प्रूव्ड। सो हेयर थ्योरी से एक्सपेरिमेंट हम कैसे गए कि एंटी पार्टिकल जो है पॉल डिरैक ने, इट वॉज गिवन द थ्योरी, क्योंकि ही न्यू के लॉज सारे सेम रहते हैं, लाइक इट वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सारे लॉज सेम रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉज चेंज नहीं होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस ही प्रिडिक्टेड कि भाई कुछ एंटी पार्टिकल जैसी चीज़ भी होती है, इज गिवन द थ्योरी, बट इट वॉज नेवर बीन प्रूव्ड। सो पॉजिट्रॉन एज एन एंटी इलेक्ट्रॉन, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय कार्ल एंडरसन लेटर ऑन। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ मैटर. आप मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं कि मैटर, फॉर्मेशन ऑफ मैटर, फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. सो दीज ऑल थिंग्स यू स्टडी इन द फिजिक्स. और उनसे रिलेटेड या आपस में इंट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंट्रैक्शन चीज़ें होती हैं वो सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ arrangement of atoms in to make one molecule or the macromolecule. It is just the arrangement of atoms. आपके जो reactions होते हैं, it is nothing but के one atoms the atoms got arranged from one molecule to another molecule. ठीक है. So that is what the chemistry. So chemistry is nothing but the application of physics at atoms and the molecule level. So जो chemistry का जो atoms का जो change over होता है from one it is going from one atom to another. ठीक है. वो कैसे किस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, how it is happening, it is nothing but the atomic structure. तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, इट इज़ नथिंग बट द एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक द क्वांटम मैकेनिक्स विच बीन टोल्ड बाय फिजिक्स. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा? क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली. जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस सारी ये होती हैं. और जो मोशन होता है सारा, जो पूरा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दैट्स बीन एक्सप्लेन बाय क्वांटम फिजिक्स ओनली. Then the reactions and all, it is all the energy conservation. It has been all explained by entropy and enthalpy. It is all thermodynamics. It's been explained. So chemistry is nothing but it is just the application of physics at a atomic and molecular level. और biology क्या होती है? Biology is nothing but our living organism is made up of carbon related compound. ठीक है. long chain of long macromolecules of carbons. Macromolecules से tissues बन जाते हैं. Tissues से we make organ से we make organ system से the human is going to develop. So the basic fundamental unit in that is the chemicals only. ठीक है. कार्बन compounds होते हैं उसमें. So that is nothing but the chemistry only. So chemistry खुद अब physics से आई हुई है. So that means biology का भी जो fundamental है, that is a physics only. So even जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, that is also been linked with physics. For instance, सेल के अंदर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारा. ठीक है. सो द मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा हाउ वी टेक द मेडिसिन, जो हमारा मेडिसिन अंदर बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर तक कैसे जाती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट्स प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन टू इट. सो दैट इज़ ऑल नथिंग बट द थर्मोडाइनमिक्स एंड मैकेनिक्स ओनली. न्यूरो साइंस जो है हमारा सारा, वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी एंड आयन ट्रांसपोर्ट ओनली, जो भी हमारा न्यूरो साइंस है. देन द ब्लड फ्लो इन द बॉडी, इट इज़ नथिंग बट द फ्लूइड डायनेमिक्स. जो डीएनए आपका है, जो डीएनए आपको पता भी कैसे लगा है, दैट इज़ फ्रॉम द जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी, एमआरआई और सीटी स्कैन, इट इज़ नथिंग बट द फिजिक्स ओनली. सो दैट्स हाउ फिजिक्स इज़ फंडामेंटल टू ऑल द साइंसेस. फिजिक्स से पहले फिलॉसफी आती है, फिलॉसफी के बाद फिजिक्स आती है, फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री के ऊपर बायोलॉजी आती है. देन फॉर द ह्यूमन बींग्स रेस्ट ऑफ द साइंसेस कम्स लाइक जोग्राफी एंड एवरीथिंग, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग कम्स बियॉन्ड दैट. ठीक है. सबसे पहले इसलिए फंडामेंटल, सबसे पहली चीज़ वो इंटेलेक्चुअल वाई आता है, जिसके बाद क्यूरियोसिटी आती है, आपकी फिजिक्स आती है. ठीक है. फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था 2 बेसिक थ्रस्ट चल रहे हैं. वन इज़ यूनिफिकेशन थ्रस्ट, वन इज़ रिडक्शनिज्म थ्रस्ट. यूनिफिकेशन क्या होता है ना, फिजिक्स के लॉज जो होते हैं हमारे को क्या होते हैं ना, छितराए हुए होते हैं. मतलब कि आपको जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब अलग अलग दिख रही हैं, बट उनके पीछे, सबके पीछे एक ही लॉ है. जैसे कि न्यूटन का एप्पल जो गिर रहा है और जो प्लैनेट्स मूव अराउंड कर रहे हैं, सबके पीछे एक ही लॉ चल रहा है, जिसको कहते हैं कि हमारा न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, उन दोनों के सेम लॉज लग रहे हैं. ठीक है. तो दैट इज़ लाइक यूनिफिकेशन. सो यूनिफिकेशन का मतलब कि जो फंडामेंटली ये चीज़ें सारी जो हमारे को अभी जितने भी फिनोमेना देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल डिराइव्ड फ्रॉम सम फंडामेंटल एलिमेंट. तो हम लोग, हमारा फिजिक्स के जो एक क्वेस्ट है, वो उसको फंडामेंटल तक जाना, कि मतलब सारे लॉज को यूनिफाई करके उस फंडामेंटल को जानना, कि वो फंडामेंटल लेवल तक पहुंचना. सो दैट इज़ व्हाट द यूनिफिकेशन. तो डाइवर्स फिनोमेना दिख रहे हैं, उसको फ्यू लॉज तक लेके जाना. जैसे कि न्यूटन ने किया था कि ही हैज़ यूनिफाइड द ग्रेविटी. ठीक है. ही हैज़ यूनिफाइड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. सो दैट इज़ लाइक अ फॉल ऑफ एप्पल and the motion of moon and earth, it is both governed by the same principle, so that is a unification of gravity. Then Maxwell has unified electromagnetism and light plus light. ठीक है. ये तीनों चीज़ें मैक्सवेल ने यूनिफाई कर दी थी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट इज़ बीन यूनिफाइड इट्स बीन यूनिफाइड बाय द मैक्सवेल. सो दैट इज़ अगेन अ यूनिफिकेशन. पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी अलग देखते थे, मैग्नेटिज्म अलग देखते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग थी और लाइट अलग थी, बट मैक्सवेल यूनिफाइड ईच एंड एवरीथिंग, कि चारों चीज़ें एक ही हैं. इट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग. देन अभी के टाइम पे जो एक मेजर क्वेस्ट चल रही है, जो कि फ्यूचर क्वेस्ट है, अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है, दैट इज़ अ यूनिफिकेशन ऑफ ऑल आर फंडामेंटल फोर्सेस. अभी हमने फंडामेंटल फोर्सेस देखा नहीं है, बट आई जस्ट गिव यू जस्ट अ बिट ऑफ पिक्चर ऑफ इट.
हमारा कमिंग लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल फंडामेंटल फोर्सेस, बट अभी मैं आपको एक जस्ट पिक्चर देता हूँ। हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और जितनी भी फोर्सेस हैं दैट इज़ डिराइव फ्रॉम दीज 4 फोर्सेस ओनली: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस होती हैं बस हमारी। तो हम लोग, हमारा जो मेजर क्वेश्चन चारों फोर्स को यूनिफाई करना, क्योंकि बिग बैंग के जस्ट बाद जो था ना, उस टाइम पे कोई मैटर नहीं था, कोई फोर्सेस नहीं थे, चारों फोर्स एक साथ एक सूप के अंदर, जिसे कहते हैं ना प्राइमोर्डियल सूप। तो अगेन यू वांटेड टू गो इनटू इट, आई हैव एक्सप्लेन वन मोर टाइमलाइन कि बिग बैंग से लेकर कि कैसे न्यूक्लियस बना, इलेक्ट्रॉन बने। सो दैट ऑल्सो हैव एक्सप्लेन इट देयर, इफ़ यू वांटेड टू सी यू कैन गो एंड चेक इट। सो क्वेस्ट जो अभी चल रही है इन चारों फोर्सेस को यूनिफाई करने की। अभी तक हमारी जो फोर्सेस यूनिफाई हुई है कि हमने ग्रेविटी को यूनिफाई कर दिया कि हमारा जो ये टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल ग्रेविटी, टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी मतलब जो हमारे प्लैनेट पे चल रही है वो वाली, और सेलेस्टियल मतलब के स्टार, मून, अर्थ, वो वाली। तो इन दोनों को यूनिफाई कर दिया विद सम ग्रेविटेशन लॉ। सो दैट इज़ माई सेलेस्ट, हमने ये दोनों कर दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को भी यूनिफाई कर दिया। सो दैट इज़ माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और हमने अभी रिसेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और ये वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी यूनिफाई कर दिया कि दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेम फोर्स। ये दोनों भी अभी मेरा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ आना है वो आना है इन दोनों को, इट हैज़ टू बी यूनिफाइड विद दिस फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब ये तीनों हो जाएंगी देन ऑल दिस थिंग नीड्स टू बी यूनिफाइड विद माई जी, विच इज़ कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कि व्हेन ऑल 4 फोर्सेज गॉट यूनाइटेड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिफिकेशन थिंग। देन अनदर थिंग इज द रिडक्शनिज्म थिंग। रिडक्शनिज्म में क्या होता है ना, हमारा मैक्रो कॉम्प्लेक्स लेवल की और जो मैक्रो लेवल की प्रॉपर्टी है हम लोग उसके माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स के थ्रू देखते हैं। माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स के थ्रू कि आपको बाहर एक बॉडी दिख रही है, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम बॉडी का जो बाहर की चीज़ें हैं वी आर ऑब्जर्विंग इट विद अ पर्टिकुलर पार्टिकल्स मोशन। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म का देखने का है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द इंट्रैक्शन इन द कंस्टिट्यूएंट, सिंपलर पार्ट्स के थ्रू। फॉर इंस्टेंस हमारी मैक्रो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। फॉर इंस्टेंस थर्मोडायनेमिक्स डेवलप ऑन रिडक्शनिज्म ओनली। सो हमारी मैक्रो प्रॉपर्टीज़ हो गई किसी भी बॉडी की, उसका प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी, उसको हम लोग थ्रू द काइनेटिक मोशन ऑफ आर पार्टिकल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि जो मेरा टेम्परेचर है दैट इज़ नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है दैट एक्सप्लेन द सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटरनल एनर्जी ऑल्सो वी एक्सप्लेन इट थ्रू दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि पार्टिकल जो होता है ना, ऐसे लाइक 6.023 × 10⁻23 इतने सारे पार्टिकल होते हैं। तो हर एक पार्टिकल का बिहेवियर, सिंगल पार्टिकल इंडिविजुअल बिहेवियर हम लोग नहीं पता कर सकते, तो वी टेक के एन एवरेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एवरेज ऑफ बिहेवियर लेके चलते हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, राइट। अभी कितना रह गया हमारा, अभी भी काफ़ी रह गया यार। कोई नहीं, विल कवर अप दिस पार्ट, ये करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और शेल वी रैप इट अप हेयर नेक्स्ट, लेट मी सी कि अभी इसमें कितना टाइम लगेगा। चलो हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर ये वाला जो है फिर एक्साइटिंग स्कोप ऑफ फिज़िक्स देख लेते हैं। स्कोप ऑफ फिज़िक्स करने के बाद जो एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स है दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम स्कोप ऑफ फिज़िक्स देख लेते हैं। स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है हमारा? स्कोप ऑफ फिज़िक्स इज माई, वी हैव सीन मैक्रो फिज़िक्स एंड हियर वी हैव स्टडीड स्कोप ऑफ फिज़िक्स एंड एक्साइटमेंट। स्कोप देख लेंगे आज, एक्साइटमेंट कल देखेंगे। स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है मेरा? मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो मतलब एट अ लेवल ऑफ अप टू सर्टेन के हमारे को निकट आई से विजिबल हो जाए, दैट व्हाट वी कॉल अ मैक्रो। और माइक्रोस्कोपिक मीन्स एटॉमिक एट अ मॉलिकुलर लेवल, और मैक्रो इट इज़ लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। सो दीज आर द मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इस पे जो भी मेरी फिजिक्स अप्लाई होगी मैक्रोस्कोपिक, बट माइक्रो लेवल पे एटॉमिक, न्यूक्लियर, मॉलिकुलर, न्यूक्लियर लेवल पे वी नीड टू डेवलप अ न्यू लेवल ऑफ फिजिक्स बिकॉज आवर मैक्रो लॉज आर नॉट वैलिड देयर। सो विल सी दैट। स्कोप ऑफ फिज़िक्स, मैकेनिक्स हो गया, मैक्रो फिज़िक्स हो गई जिसको हम क्लासिकल फिज़िक्स भी बोलते हैं। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर मैकेनिक्स, जहाँ की मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, और पार्टिकल से फिर हम वील स्टडी द रिजिड बॉडी मोशन। देन वी आर गोइंग टू स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल और द स्प्रिंग सिस्टम लाइक डिफॉर्म सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, देन इन दैट ऑल्सो विल स्टडी द वेव्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकल मोशन पढ़ा, हेयर द वी आर स्टडिंग द वेव मोशन। फिर यहाँ पे हम वेव में देखेंगे वाटर वेव्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द साउंड वेव्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द
wave motion. Here we are going to study the mechanical properties of solid, mechanical properties of liquid, surface tension, and all those things we are going to study. These are the part of our macro level physics which is called mechanics. के मोशन को स्टडी करना, ठीक है, मोशन को एज अ पार्टिकल स्टडी करना है, एज अ वेव स्टडी करना, ठीक है, और उसके पार्टिकल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ठीक है. सेकेंड इज़ माई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है मेरी. तो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फिनोमेना दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ चार्ज, ठीक है. सो इसमें भी एक हमारी जो थी, सबसे पहले चार्ज डिस्कवर हुआ चार्ज की वजह से, चार्ज के इंट्रैक्शन की वजह से. देन केम्स द कूलम्स फोर्सेस आई, कूलम्स ने अपना मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया कि हाउ टू चार्ज इंट्रैक्ट. सो ही इज़ गिवन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ कॉल्ड अ कूलम फोर्स, ठीक है. उसके बाद देन इसमें डेवलपमेंट आया ऑयस्टेड ने क्या किया कि एक करंट वाज फ्लोइंग थ्रू द वायर, उसके पास में मैग्नेटिक कॉइल रखा था, ठीक है. व्हेन द करंट वाज फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास रखा था, द कंपास स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, कंपास स्टार्टेड मूविंग. सो दैट सेज के करंट कैरिंग वायर क्रिएटिंग सम फोर्स which is interacting with this magnetic compass, जिसकी वजह से इसमें मोशन हो रहा है. सो दैट ही हैज़ डन इट एक्सपेरिमेंटली. मैंने बोला ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पहले एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद थ्योरीज डेवलप होनी शुरू हुई. फिर एम्पियर ने यही जो ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट था इसको क्वांटिफाई किया, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा इसने कि क्या व्हाट इज़ दैट वैल्यू ऑफ फोर्स, ऑल दोज थिंग्स इज़ बीन डन बाय एम्पियर. फिर जो फाराडे थे, विच इज़ लाइक वन ऑफ द लाइक पायनियर इन फिजिक्स. तो बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ओनली वी कुड एबल टू गेट इन टू द मॉडर्न टेक एज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फाराडेज एक्सपेरिमेंट. फाराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट बिल्ड अप द इलेक्ट्रिसिटी, बिल्ड अप द मॉडर्न टेक, लेट द मैक्सवेल टू यूनिफाई दोज थिंग्स, एंड देन वी एंटर इन टू दिस कम्युनिकेशन एरा, ठीक है. फाराडे ने क्या किया था, इन्होंने he was a great experiment, he was a great physicist नहीं थे, he was just a normal person, but he was having a deep curiosity into the experimentation, ठीक है. he was never had a formal education, इनकी कभी नहीं हुई, but he was having a deep इनको डीप क्यूरोसिटी थी चीज़ों के बारे में जानने की. तो वन डे ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. तो इनका जो मेजर एक्सपेरिमेंट था कि व्हेन ही इज सीन के व्हेन एवर ही वॉज चेंजिंग द एक कॉइल के पास, वेन एवर ही इज़ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन द करंट स्टार्टेड बिल्डिंग अप इन द वायर, ठीक है. सो दैट टर्न अराउंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ. फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी हाउ इट इज़ डेवलप्ड. फिर मैक्सवेल ने उसको दिखाया कि भैया ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ नॉट ए सेपरेट थिंग, इट्स द सेम थिंग. सो फाराडे के ही जो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, कि चेंजिंग ऑफ फ्लक्स हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग्स कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, दैट लेड टू द जनरेटर का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसफार्मर का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फाराडेज लॉज ओनली. फिर मैक्सवेल ने ये सारे लॉज को यूनिफाई किया और फिर अपने इक्वेशंस, जो कि 4 मैक्सवेल की इक्वेशन है, जो कि गॉड इक्वेशन बोलते हैं, सो दैट इक्वेशन, और उसके बाद देन इट केम द लाइट. तो वो चारों इक्वेशन को यूनिफाई किया इसने, ठीक है. देन ही गिव द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ ओनली द फंडामेंटल फॉर आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ से हमारा मॉडर्न टेक शुरू हुआ है, ठीक है. सारा जितना भी कंप्यूटिंग modern communication that built up from the electromagnetic waves. So Maxwell also thought at that time the radio waves, but he never discovered that. But he has given the idea of electromagnetic waves, and the light is, he has also said that light is also an electromagnetic wave. Then the modern tech came after this Maxwell unification, communication, and the radio waves has been developed. It's been given here, where it was electrodynamics. So here, so yes, in the response to this working of the antenna, the propagation of radio waves in the ionosphere, ठीक है. तो why the radio waves has been mostly used, तो reason for using the radio waves in the communication में mostly radio waves यूज़ होती हैं. the reason for radio waves कि ionosphere से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है. बिकॉज काफ़ी वेव्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो रेडियो वेव्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती, बट ऊपर जाके आइनोस्फेयर पे जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, ठीक है. तो जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाता है. दैट्स वाई रेडियो वेव्स इज़ बीन यूज. और आइनोस्फेयर रेडियो वेव्स के लिए एज अ नेचुरल मिरर की तरह काम करता है. वाई रेडियो वेव्स, फर्स्ट रीज़न इज़ दे आर हैविंग लो एनर्जी, ठीक है. इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम होती है, लो एनर्जी होती है, सो सेफ़ होती हैं, आयनाइज नहीं कर देती बॉडी को, ठीक है. जैसे गामा रेज, एक्स रेज, दे आयनाइज द बॉडी. तो यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव्स दे डोंट आयनाइज द, तो ह्यूमन बींग को आयनाइज नहीं करती. सो दैट्स वाई इट इज़ अ सेफ फॉर ह्यूमन बींग. then they can travel long because they don't diffract around the obstacle, or they reflect from the ionosphere,
ठीक है, दे डोंट गेट एब्जॉर्ब इनटू द एटमॉस्फेयर। थर्ड इज दे हैव अ लार्ज वेवलेंथ रेंज होती है इनके बीच में, कि इसकी वेवलेंथ जो रेंज है स्टार्टेड फ्रॉम किलोमीटर टू मिलीमीटर्स, ठीक है, इतनी बड़ी रेंज होती है। तो इन बिटवीन यू कैन हैव एनी सेट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड इन दैट यू कैन डू द कम्युनिकेशन। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव अ तो वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी इट्स बीन इन्वर्सली रिलेटेड। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी उतनी छोटी फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी छोटी फ्रिक्वेंसी होगी जितना कम फ्रिक्वेंसी होगी उसकी जो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी उतनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। सो यहाँ पे इफ़ यू सी कि इट इज़ हैविंग किलोमीटर ऑफ, अगर मेरी किलोमीटर ऑफ वेवलेंथ है और किलो हर्ट्स में मेरी फ्रिक्वेंसी है, सो इन दैट सबमेरिन ट्रांसमिशन होता है। तो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे लैम्डा इज़ डिक्रीजिंग और फ्रिक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। सो सबसे पहले होता है मेरा सबमेरिन कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरा लैम्डा कम होता जा रहा है, एयर नेविगेशन, AM कम्युनिकेशन, FM एंड TV कम्युनिकेशन, Wi-Fi and mobile communication, 5G and the satellite communication, and the 6G communication. 6G is having the wavelength in mm and in frequency in the gigahertz. So that's how the communication related with our frequency and wavelength, ठीक है। So यहाँ पे it's been given ना, so here it has been given, so that I've explained. Now we will see कि optics और thermodynamics देखते हैं, and how is heat engine, refrigerator and direction physical process has been related. Then we see this microscopic domain and then we'll end up our lecture, ठीक है, देख लेते हैं। So optics क्या है मेरा? Optics is nothing but to study the lights के related phenomena we are going to study from the optics, from the we'll study the colors, we study why I could able to see the colors, diffraction, polarization, we see reflection. So all those phenomena we are going to see it in the optics, and it has been, तो जो ray light थी it was unified by Maxwell। थर्मोडाइनमिक्स क्या देखते हैं? थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग देखते हैं मोशन एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मीन्स एक बॉडी है, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, नो फोर्स ऑन इट, ठीक है, बट एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ हैविंग सम एनर्जी, इट इज़ हैविंग सम पर्टिकुलर मोशन होता है ना, अंदर मॉलिकुलर मोशन हो रहा होता है उसके अंदर। सो दैट मोशन इट इज़, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सेट ऑफ मोशन विच इज़ कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक्स। सो हियर वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ द वर्क एंड हीट चेंजेस आर इंटरनल part of the system, like internal energy, temperature and entropy, ठीक है, how the external work and heat, if you give the heat to a system or heat to a body, if you do the work on the body, how it changes the internal energy of the particles. So internal energy क्या कौन कौन सी होती है? The microscopic energy of the particle, that means kinetic energy जो random motion कर रहे होते हैं particle अंदर, ठीक है, kinetic energy, और how it is going to, इन दोनों को क्लब करके मेरी internal energy आती है। दूसरी होती है intermolecular forces जो होती हैं उनमें एटम्स और मॉलिक्यूल में। सो दैट उन दोनों को क्लब करके वी गॉट अ टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी विच वी कॉल अ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर, इट इज़ अगेन, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जितना फास्ट मोशन करेंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन टेम्परेचर डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन। देन द एंट्रोपी इज नथिंग बट यू से द डिसऑर्डरनेट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी, और यू कैन से ईजी वे, इट इज़ हाउ मच इज़ द यूजफुल एनर्जी यू आर हैविंग, ठीक है। अगर आपके पास यूजफुल एनर्जी है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर ऑन दिस हिल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, सो दैट इज़ यू आर हैविंग अ लो एंट्रोपी। आपके पास यूजफुल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो सकती है कहीं पे, ठीक है, दैट कैन बी कन्वर्टेड समथिंग। अगर यहाँ पे आप बॉल को छोड़ दोगे, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर एनर्जी। सो सम यूजफुल एनर्जी यू आर हैविंग, और यू आर हैविंग द कोल जो कि अभी जला हुआ नहीं है, कोयला, ठीक है, तो दैट कंटेन्स सम केमिकल यूजफुल एनर्जी है अभी उसमें। जब जला दोगे तो अनयूजफुल एनर्जी हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब भी किसी बॉडी के पास यूजफुल एनर्जी होती है, दैट वी से इट इन अ लो एंट्रोपी। सो एंट्रोपी टेल्स यू अबाउट द एरो ऑफ टाइम, इट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट टेल्स यू अबाउट द रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। और इन इट इज़ अ प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल के द यूनिवर्स इज गोइंग टूवर्ड द रैंडमनेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। आप में भी रेफ्रिजरेशन, अगर एसी और रेफ्रिजरेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लोकलाइज एंट्रोपी कम हो रही है, बट इन अ एनवायरनमेंट में देखें एंट्रोपी इज ओवरऑल इज इंक्रीजिंग। वी आर गोइंग टू सी दैट इन द थर्मोडायनेमिक्स। बट अभी के लिए एंट्रोपी आप ऐसे कॉन्सेप्ट लेके चलें, जितनी यूजफुल एनर्जी सिस्टम के पास है वो मान के चलो, और जितना ऑर्डर्ड सिस्टम है, जितना ऑर्डर्ड और है सिस्टम, उसके अंदर उतनी एनर्जी है, उसके अंदर उतनी एनर्जी है। अगर ये मेरे 4 पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, आई कैन से इट इज़ एन ऑर्डर्ड सिस्टम, और ये चारों पार्टिकल मेरे
सारे ऐसे छितरे हुए दूर दूर पड़े हुए हैं, सो वी कैन से इट्स अ डिसऑर्डर सिस्टम. सो दिस इज हैविंग अ डिसऑर्डरनेस, सो इट इज़ हैविंग अ हाई एंट्रोपी. और यूनिवर्स जो मेरा है वो हाई एंट्रोपी की तरफ है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द डिसऑर्डरनेस. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस के, सपोज ये बॉल ऊपर रखी हुई है, ऊपर से नीचे कैसे क्यों गिरेगी, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगेगा. सो दैट इज बीन टोल्ड बाय टू फैक्टर्स विच इज कॉल्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, विच आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स. एंट्रोपी हमने देखा, इट इज टेलिंग यू द मैक्सिमम टुवर्ड्स द डिसऑर्डरनेस, और एंथैल्पी बताता है कि मेरे हर कोई सिस्टम जो है ना अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, एनर्जी मिनिमाइज. सो इट टेल्स के एनर्जी उस डायरेक्शन में मूव करेगा मोशन जहाँ पे वो एनर्जी मिनिमाइज करेगी, और उस डायरेक्शन में मोशन मूव करेगा जहाँ पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है. ठीक है. सो दीज टू factors. Apart from that, there is one more factor, Gibbs energy, which we are going to study, but right now for your understanding, enthalpy and the entropy. enthalpy क्या होती है कि बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है, और एंट्रोपी क्या है, अपने जो स्टेट है उसको डिसऑर्डर पे लेके जा रही है. ठीक है. अब माइक्रो लेवल देखते हैं. हमने ये देख ली मैक्रो लेवल पे, हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है वो देख ली हमने. माइक्रो लेवल पे देखते हैं. माइक्रो लेवल पे क्या है ना हमारा, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंस्टिट्यूएंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. ठीक है. कंस्टिट्यूएंट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ, इट्स अ फंडामेंटल मैटर इज लाइक एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस. ठीक है. तो इट मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स. ठीक है. सो दिस आर ऑल, दिस ऑल कंप्राइजेस एंड मेक अप द मैटर. ठीक है. एटम बना देता है. देन वी हैव द मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और एटम्स क्लब करते हैं, दे मेक द मॉलिक्यूल से वी हैव गॉट मैक्रो मॉलिक्यूल्स. सो स्टडी ऑफ द मैटर मीन्स एट अ कंस्टिट्यूएंट लेवल, लाइक एट अ एटॉमिक लेवल, उसकी एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल को समझना मैटर के, विच वी कॉल अ माइक्रो लेवल. ठीक है. एट अ एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर के हाउ द एटम्स एंड द न्यूक्लियाई और द इलेक्ट्रॉन्स इज बीन अरेंज देयर, और उसके कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को स्टडी करना. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बनते किससे हैं वो स्टडी, क्वार्क्स फॉर इंस्टेंस, उनको स्टडी करना, क्वार्क्स के बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है उसको स्टडी करना. सो ऑल दिस थिंग्स स्टडी हम लोग माइक्रो लेवल की स्टडी बोलते हैं, विच वी कॉल अ माइक्रो लेवल. और इंट्रैक्शन ऑफ दिस मैटर विद द इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इट्स कम्स अंडर द माइक्रो. सो माइक्रो की ज़रूरत, माइक्रो लेवल ऑफ फिजिक्स की ज़रूरत हमारे को एक नई लेवल ऑफ फिजिक्स में इसलिए पड़ गई क्योंकि मेरे जो क्लासिकल लॉज थे डेट गॉट फेल्ड इन टू माई टू एक्सप्लेन दिस माइक्रो लेवल फिजिक्स. ठीक है. क्लासिकल लॉज गॉट फेल्ड देयर, सो दैट्स वाई वी नीड अ न्यू सेट ऑफ फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. तो क्वांटम का मतलब ये है कि बेसिकली चीज़ें जो हैं स्टेप में हैं. ठीक है. क्वांटम का मतलब होता है चीज़ें मेरी स्टेप में हैं. ठीक है. क्लासिकल जो थी वो थी कंटिन्यूस. ठीक है. इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूस थिंग, और क्वांटम का मतलब है भाई चीज़ें मेरी स्टेप में हैं. दैट इज़ व्हाट इट्स मीन बाय क्वांटम, कि हर चीज़ मेरी स्टेप में है, और क्लासिकल कंटिन्यूस फ्लो है. ठीक है. दैट इज़ माई मेन डिफरेंस. अगर मैक्रो लेवल पे देखूँ, अगर मैं बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जा के देखूँ, बहुत ही छोटे लेवल पे, अगर फॉर इंस्टेंस आप बिल्डिंग, अगर इफ़ यू आर फ्लाइंग, अगर ऊपर से देखते हो तो आपको सारी बिल्डिंग एक सेम लेवल पे लगती है ना, इट लुक्स लाइक ए कंटिन्यूस थिंग. आप उसके अंदर अगर जैसे जैसे नीचे जाते हो आप, यू कैन सी द, कोई बिल्डिंग ऊपर है, कोई बिल्डिंग नीचे है, तो यू कैन सी द क्वांटम इन टू इट. तो दैट इज़ व्हाट, कि आप जितना माइक्रो लेवल पे जाओगे आपको उतना ही क्वांटम बिहेवियर बढ़ेगा. क्वांटम बिहेवियर इंक्रीजेस एज यू गो डीप इनटू द माइक्रो लेवल. ठीक है. और जितना जितना आप बड़े बड़े लेवल पे आओगे आपको क्लासिकल बिहेवियर ज़्यादा दिखेगा. ठीक है. तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे को माइक्रो लेवल पे वी नीड अ न्यू लेवल सेट ऑफ फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, जहाँ पे हमारी एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, यहाँ पे एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो कि क्लासिकल में एक फंडामेंटल चीज़ होती थी. तो यहाँ पे क्लासिकल हमारी जो थ्योरी हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पे फेल हुई थी, जिसकी वजह से वी हैव टू अडॉप्ट अ न्यू सेट ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स. वो 3 सेट पढ़ेंगे. इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और हैं, लाइक क्रॉम्पटन स्कैटरिंग है, वहाँ पे हमारी क्लासिकल फेल हुई थी, और स्पेसिफिक हीट एट अ लो टेम्परेचर, देयर ऑल्सो classical theory fails, but those concepts are not in our high school physics, वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स में है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट. 3 चीज़ें जो हमारी अभी फिजिक्स में हैं, अपनी हाई स्कूल फिजिक्स में, वी आर गोइंग टू सी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. दिस इज़ वन विच इज़ कॉल्ड अ रेलिक-जीन्स लॉ, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द, हम लोग शायद थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे ये चीज़. ठीक है. सेकंड थिंग इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्ड थिंग इज़ एटॉमिक स्टेबिलिटी. ये तीनों चीज़ें बिकॉज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन कि वाई इट इज़ हैपनिंग, एक्सपेरिमेंट से हमारे को अपोजिट रिजल्ट देखने को मिले, तो इट डिडंट एक्सप्लेन, द क्लासिकल थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन कि जो हमारे सामने सिचुएशन है और जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. ठीक है.
तो पहले जो थी हमारी थी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो इसके अंदर क्या था कि हमारी जो इंटेंसिटी है, जो रेलिक जीन्स लॉ जो बताता है इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू पावर 4। तो जैसे जैसे मेरा लैम्डा इंक्रीज़ करता जाएगा इंटेंसिटी शुड बी इंक्रीजिंग। सो क्लासिकल प्रेडिक्शन थी, जो थ्योरी थी वो ऐसे थी कि जैसे जैसे मेरा लैम्डा इधर डिक्रीज़ करता जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो लैम्डा मेरा जैसे जैसे डिक्रीज़ करता जा रहा है इट शुड गो अप टू इन्फिनिटी जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू पावर 4। बट एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि हमने हमारा जो लैम्डा एक लेवल के बाद इंक्रीज़ किया उसके बाद जाके डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। सो दैट वाज एक्सप्लेन बाय देन द प्लैंक्स एक्सप्लेन्ड इट थ्रू द एनर्जी क्वांटाइजेशन। हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़ इन डिटेल्स, बट राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट ये एक ओवरव्यू लेने के लिए ये आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। देन अगेन सेकेंड थिंग इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे भी लाइट का वेव बिहेवियर कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। हमारा लाइट का वेव बिहेवियर क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं यहाँ पे, जितनी ज़्यादा मैं इसको इंटेंसिटी दूंगा यहाँ पे फोटोन की, मेरी जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी मेरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। मोर इंटेंस द लाइट मोर काइनेटिक एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रॉन। बट इट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज नॉट देयर। आपके पास फोटो इंटेंसिटी का मतलब कि यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स विद द इंटेंसिटी, ठीक है। फोटोन से आपके नंबर ऑफ इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स। बट हर यहाँ पे क्या है, क्लासिकल क्या है उनके लिए एनर्जी जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मे बी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक फोटोन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 फोटोन मिलकर निकाल देंगे इसकी 10 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे छठा फोटोन आएगा तो इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट इट वॉज नॉट द केस। उसमें ये बोला कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। तो एक लेवल ऑफ अगर जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो, अगर उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है चीज़। फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, आप नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट पर फोटोन के पास एनर्जी नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन निकाले। और यहाँ पे ये कहता है कि एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और ये नहीं है कि आपके पास 10 फोटोन आ गए, उनकी 10 की एनर्जी आपने क्लब कर दी और एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वन फोटोन means it is going to eject one electron and it is a continuous process। जैसे फोटोन हिट करेगा, अगर वो निकलेगा उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फोटोन आया उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, दूसरा आया उसने 2 दे दी, तीसरा आया उसने फिर 2 दे दी, तो ऐसे करते करते आपकी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। इट इज़ नॉट द केस। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर उस फोटोन के पास इतनी फ्रिक्वेंसी है और इतनी एनर्जी है तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो इंटेंसिटी does not increase in intensity is not a guarantee कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। यू हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज द मेजर फैक्टर इन माई इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एंड माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, करंट बढ़ने लगेगा, बिकॉज करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका करंट बढ़ने लगेगा एक बार इजेक्शन स्टार्ट हो जाए। बट जो मेजर फैक्टर है इसमें, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, साइमल्टेनियस होगा, कोई एडिशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो एक मिनिमम मिनिमम एनर्जी मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को एक निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए एक फोटोन में, तभी वो निकाल पाएगा। लेकिन वो निकाल पाएगा, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी तब भी ज़ीरो रहेगी। तो इसके लिए हमारी पर फोटोन की एनर्जी शुड बी मोर देन कि जो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था। और थर्ड था मेरा एटॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि रदरफोर्ड मॉडल से निकल के आया था। तो दैट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन हमारा कि एटम क्यों स्टेबल है, बिकॉज हमने देखा था कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज़ केम अप विद द रदरफोर्ड मॉडल कि इट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन इज़ नथिंग बट माई एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज माई एक्सेलरेटेड मोशन। सो जब मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी। और ये जब एनर्जी रेडिएट कर रहा है दैट मीन्स कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज रेडिएटिंग एनर्जी, इट मीन्स कि इट शुड गो एंड स्पाइरल डाउन इनटू हियर, क्योंकि वो एनर्जी लूज कर रहा है तो वो स्पाइरल डाउन होना चाहिए। सो दैट फिनोमिना इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिक। तो these 3 फिनोमिना थे जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इन 3 फिनोमिना की वजह से द क्लासिकल थ्योरी फेल्स एट अ माइक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल पे हमें नई थ्योरी बनानी पड़ी कि वी हैव टू स्टडी द क्वांटम बिहेवियर।
क्वांटम मीन्स द एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, एनर्जी इज़ इन पैकेट्स, ठीक है, एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, एनर्जी इज़ इन पैकेट्स. सो दैट बिहेवियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. सो 3 थे, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हुआ इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस इज दिस वन के हमारा प्रोडिक्शन ये था जैसे जैसे लैम्डा कम हो रही है इट शुड गो अप टू इन्फिनिटी, बट एक्सपेरिमेंट से हमारा कर्व आया कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम द इंटेंसिटी गॉट डिक्रीज. सेकेंड हमारा आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तब भी मेरा कोई इजेक्शन नहीं हो रहा, तो इंटेंसिटी इज़ नॉट रिलेटेड, बट क्लासिकल ने बोला था इंटेंसिटी इज़, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतना मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा. सो दैट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन. सो इन दिस आर quantum mechanics could able to explain, and here also it explained the light is a particle rather than the wave also, ठीक है. and the third one is the atomic stability nucleus, right. so ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटा ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes हो गए. आज हम इतना ही करते हैं. आज थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तभी टाइम लग गया. हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये फिज़िक्स के एक्साइटमेंट देखेंगे एंड वाई द फिज़िक्स देयर इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ फिज़िक्स. फिर ये हाइपोथेसिस एंड एक्सियम देखेंगे और उसके बाद फिर विल स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बट बिलीव मी दिस चैप्टर इज़ रियली गुड. इट विल सेट अक्रॉस अ क्यूरियोसिटी फॉर यू टू गो इन टू द फिज़िक्स, ठीक है, go into the physics, right. so all right for today, I'll meet you up in next lecture में पढ़ेंगे excitement in physics, ठीक है. so all right, thank you. और हाँ, एक और चीज़ है कि NCERT के लेक्चर मेरी ऑलरेडी एक और सीरीज़ चल रही है, दैट सीरीज़ इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. इट विल ऑलरेडी अपलोडेड 45 lectures, तो I have to upload up to 300 lecture and complete the whole part of physics. So that is like the first priority. So I'll try to upload the lecture each and every day, this NCERT lecture also, और नहीं तो maximum every alternative day I'm going to upload the lecture, ठीक है. तो और अगर मेरा थोड़ा और स्पीड अप हो जाएगा, सो इफ़ आई कुड एबल टू स्पीड इट अप मोर देन डेफिनेटली हर एक लेक्चर में हर रोज़ अपलोड कर दूंगा इसका भी, NCERT का. बट मेरा वहाँ पे कमिटमेंट है कि आई एम गोइंग टू अपलोड द ऑलरेडी स्टार्टेड सीरीज़. एक लेक्चर मेरे को वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करना है, तो देर माइट बी सम डे देर माइट बी डिले, बट आई विल ट्राई टू बी ऑन ट्रैक. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू अप इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, ऑल राइट, थैंक यू.